कार्लोट एक सुंदर और शांत स्वभाव वाली लड़की थी जो कि एक बड़े नोबल घराने से थी। लोग उसकी तारीफ तो करते थे, लेकिन उसकी जिंदगी सचमुच एक नाइटमेयर से कम नहीं थी। उसका अपना परिवार ही उससे नफरत करता था। उसने हर पल हर मोड़ पर अपने परिवार का प्यार जीतने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसके जज्बात कुचले गए। एक के बाद एक अपमान झेलने के बाद भी वो कभी हार नहीं मानी। लेकिन एक दिन उसके परिवार ने हद ही कर दी। उसके ऊपर राजद्रोह जैसे गंदे इल्जाम लगा दिए और उसकी सगाई भी तोड़ दी गई। उसके लिए ये पल सबसे दर्दनाक था। वो दिन उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। कार्लोट ने ठान लिया कि अब वो इस कैद जैसे महल को छोड़ देगी, जिसे लोग उसका घर कहते थे। रात के अंधेरे में आंखों में आंसू के साथ वो जंगल की तरफ भाग गई। जैसे ही सैनिकों को पता चला वो उसके पीछे भाग गए। कार्लोट भागते हुए जंगल के एक ऐसे हिस्से में चली गई जहाँ पर जाना मना है। लोग कहते हैं कि वहाँ अंधेरे में शैतानी मखलूक घूमता है, एक ऐसा हिस्सा जहाँ से इंसान का वापस लौटना बहुत ही मुश्किल होता है। जंगल के बीच में घने पेड़ की दरमियान उसे एक बड़ी सी पुरानी हवेली दिखाई देती है, डरावनी और बहुत ही अजीब। वो सोचती है कि शायद से यही उसकी जान बचा सकती है। कार्लोट उस तरफ भागती है, लेकिन रास्ते में उसका पाँव फिसल जाता है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसी हवेली के अंदर एक लड़का रहता है जिसका नाम है एलन। उसके बाल आधे काले हैं और आधे सफेद, और वो दिखता भी काफी अलग है। सुबह सुबह एलन न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है जिसमें एक खबर होती है, एक बदनाम नोबल लड़की जंगल के उस हिस्से में गायब हो गई है। एलन सोचते है कि क्या कोई इंसान इतना भी बेवकूफ हो सकते हैं जो कि यहाँ जाए। तभी उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है जैसे कोई उसके पास है। वो तुरंत हवेली के बाहर जाता है और थोड़ी दूर जमीन पर एक बेहोश लड़की को देखता है, और वो लड़की कोई और नहीं कार्लोट होती है। एलन उसे पहचान जाता है क्योंकि उसका नाम उसने अखबार में पढ़ा था। वो तुरंत उसे उठा लेता है, लेकिन जैसे ही वो उसे अपनी बाहों में लेता है, आसपास की रियासत के सैनिक उसे घेर लेते हैं। एलन कुछ भी नहीं कह पाता। एक सैनिक उस पर तलवार से वार करता है, लेकिन एलन एकदम से शांत रहता है और एक छोटी सी इल्यूजन वाली मैजिक का यूज करके आसानी से उस अटैक से बच जाता है। सैनिक बहुत ही हैरान हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि ये कोई आम आदमी नहीं है। फिर वो एलन से कहते हैं कि कार्लोट एक क्रिमिनल है और उसे राजा के सामने ले जाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन एलन किसी भी राजा रानी या फिर उनके कानून पर भरोसा नहीं करता। वो साफ कह देता है कि मैं इसे नहीं दूंगा। ये सुनकर सैनिक बहुत ही गुस्से से धधक उठता है और एक साथ उस पर हमला कर देता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि एलन असल में क्या है। एलन बस एक ही पल में अपना आइस विंड जादू का यूज करता है और सभी सैनिक जमीन पर गिर जाते हैं। उनके हाथ पांव हिलते तक नहीं है। और फिर एलन एक और स्पेल करता है, एक ऐसा मैजिक जो कि उनकी यादों को मिटा देता है। अब उनके दिमाग में सिर्फ एक ही याद रह जाती है, एक झूठी याद जिसमें ना तो एलन होता है और ना ही कोई कार्लोट। सैनिक जब जंगल से लौट रहे होते हैं तभी उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे उनके साथ कुछ ऐसा हो गया हो जो कि वो समझ भी नहीं पा रहे। उधर कुछ देर के बाद कार्लोट की आंख खुलती है। वो एक बड़ी सी हवेली के कमरे में होती है और पहले तो उसे समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ पर है। इधर उधर देखते हुए उसकी नजर एक अजीब से लड़के पर पड़ती है जो कि एलन होता है। एलन उसके पास आता है, उसे एक कप चाय ऑफर करता है और पूछता है कि वो जंगल की उस हिस्से में कैसे पहुंच गई। कार्लोट थोड़ा हिचकिचाते हुए बताती है कि वो प्रिंस सेसिल की मैनेजर थी जो कि नॉर्वेस्ट किंगडम का दूसरा राजकुमार है। लेकिन एक दिन प्रिंस सेसिल ने उसे एक पब्लिक सभा में बुलाया और सबके सामने उस पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया। जब कार्लोट ने अपना बचाव करना चाहा तो किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसके खिलाफ सबूत झूठे थे, फिर भी उसे राज्य से निकाल दिया गया। एलन बड़े ध्यान से उसकी पूरी कहानी सुनता है, एक ऐसी कहानी जिसमें डर था, धोखा था और अकेलापन था। कार्लोट उसका शुक्रिया अदा करते कि उसने उसका ध्यान रखा और फिर कहती कि अब वो यहाँ से जाना चाहती है। लेकिन एलन उसे रोकता है और उससे पूछते है कि क्या वो सफाई जानती है। फिर वो उसे एक नौकरी ऑफर करता है, लिव इन मैड बनने की। कार्लोट थोड़ा हैरान होती है और तुरंत इनकार कर देती है। तब एलन एक इमोशनल कहानी बनाता है। वो कहता है कि एक वक्त था जब वो भी एक एडवेंचरर ग्रुप का हिस्सा था, लेकिन उसके अपने दोस्तों ने ही उसे धोखा दे दिया। उसे मॉन्स्टर के बीच में धकेल दिया गया सिर्फ इसलिए कि टेंपल का सील खोला जा सके। एलन कहता है कि उसने भी बहुत ही अकेलापन और दर्द का एहसास झेला है, इसलिए वो कार्लोट को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। कार्लोट जो कि दिखती ज्यादा समझदार थी, फिर से मुस्कुराकर एलन का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन फिर भी नौकरी लेने से मना कर देती है। वो कहती है कि वो एक क्रिमिनल है और अगर एलन ने उसे रोका तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत खड़ी हो सकती है। लेकिन एलन तो हार मानने वालों में से था ही नहीं। अपना आखिरी चाल चलने के लिए वो अपने दिल पर एक साथ डेथ कर्स लगा देता है। वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं रही तो मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा। कार्लोट इस बात को मजाक में लेती है, लेकिन एलन बहुत ही सीरियस होता है। आखिर में कार्लोट एलन की जान बचाने के लिए उसकी ऑफर को मान पड़ती है। फिर दोनों मिलकर हवेली की सफाई शुरू करते हैं। कार्लोट दिन भर पूरी हवेली साफ करती है, इतना साफ कि जैसे कि वो हवेली कभी पुरानी थी ही नहीं।
एलन उसका सफाई देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी उसे समझ में आता है कि कार्लोट सिर्फ नाम से नोबल थी, असल में उसके साथ एक नौकरानी जैसा बर्ताव होता था। थोड़ी देर बाद कैजुअल बातचीत के दौरान कार्लोट एलन से अगला काम पूछती है, लेकिन एलन उससे कहता है कि डिनर तक वो जो चाहे वो कर सकती है। फिर वो उसे हवेली की लाइब्रेरी दिखाता है जहाँ पर कई पुरानी और बहुत ही इंटरेस्टिंग किताबें होती है। एलन उसे वहाँ पर पढ़ने की परमिशन देता है, लेकिन साफ कह देता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे डिस्टर्ब मत करना। उसके बाद एलन अपने रिसर्च पेपर पर काम करने लगता है। रिसर्च की दुनिया में एलन काफी मशहूर है, एक ऐसा इंसान जो कि किसी भी पेपर की सबसे छोटी गलती भी तुरंत पकड़ लेता है। वो एक रेड पेन लेकर पेपर्स के ऊपर गलतियां मार्क्स करता है, इतनी इंटेंसिटी के साथ जैसे पेपर के खून निकलने लगे। शाम होते होते वो अपना काम खत्म करता है। जैसे ही पलट कर देखता है उसकी नजर कार्लोट पर पड़ती है, जो लाइब्रेरी के फ्लोर पर शांत बैठी होती है और बोर होकर दानों को गिनना शुरू कर चुकी होती है। एलन कार्लोट को दाने गिनते हुए देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। वो मजाक में पूछते हैं तुम्हें कोई शौक वोक है क्या ये सब करने का? कार्लोट थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है मुझे सिर्फ घर के काम आते हैं, बस वही। उसका जवाब सुनकर एलन का मन थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि कार्लोट ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ काम करते हुए गुजार दी है, बिना किसी खुशी के और बिना किसी छोटी सी मस्ती के। तभी एलन डिसाइड करता है कि अब वो कार्लोट को दुनिया का असली रंग दिखाएगा, एक छोटी सी क्रैश कोर्स मस्ती और जिंदगी जीने के तरीके पर। थोड़ी देर सोचने के बाद वो हवेली से बाहर निकल जाता है। शाम होते ही वो वापिस आता है, हाथों में मार्केट से लाई हुई चीजें और कुछ तोहफे होते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहता है आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है नोटी बनने की। उसकी टेबल पर चिप्स, पेस्ट्रीज और केक, वाइन की बोतल भी होती है। कार्लोट पहले तो बहुत ही हैरान हो जाती है और कहती है कि ये सब हेल्थी नहीं होते हैं, एक सही डिनर ही शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन एलन अपनी चार्मिंग बातों से उसका मूड बदल देता है। वो मुस्कुराकर कहता है तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला स्टेप केक खाना और मैं बॉस हूँ, मुझे मना नहीं करते। कार्लोट थोड़ा मुस्कुराती है और एक छोटा सा बाइट लेती है, फिर शर्मा कर पूछती है तुम भी खाओगे ना? एलन थोड़ा कैजुअली कहता है मुझे मिठाइयाँ पसंद नहीं। ये सुनकर कार्लोट थोड़ा हैरान होती है, तो फिर तुमने इतना सब क्यों खरीदा? एलन बिना सोचे समझे जवाब देता है सब तुम्हारे लिए। ये बात सुनते ही कार्लोट कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है और फिर उसकी आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। वो धीरे से कहती है कि शायद से मेरी जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरे लिए कुछ इतना प्यारा किया है, मुझे वाकई में खुशी महसूस हो रही है। एलन उसके आंसू को प्यार से पोंछता है और हल्का सा हंसकर कहता है ये तो बस शुरुआत है, मैं तुम्हें हर वक्त वो मस्ती सिखाने वाला हूँ जो कि दुनिया में होती है। अगली सुबह एलन एक नोटबुक लेकर बैठता है। रात भर जागते हुए उसने अपने नोटी प्लान्स लिखे होते हैं, जिसमें सब कुछ होता है, क्यूट मॉन्स्टर्स को समन करना, मैजिकल टूल्स बनाना और दुश्मनों को हेल भेजना, और कुछ बेकार सी मैजिक्स भी होती हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे रियलाइज होता है कि इन सब में तो सिर्फ उस जैसे पागल लोगों को ही मजा आता है। थक कर वो नोटबुक उठाकर सीधा कचरे में डालने को फेंकता है। थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है और कहता है सोया जाए अब। लेकिन जैसे ही वो अपने बेडरूम की तरफ बढ़ता है, रास्ते में उसकी टकराहट होती है कार्लोट से, जो हंसते हुए कहती है गुड मॉर्निंग। एलन नींद में होता है और कहता है मैं अभी सो रहा हूँ, रात भर जागता रहा हूँ। लेकिन उसकी नजर कार्लोट के हाथ में जादू पर पड़ती है। वो थोड़ा हैरान होकर पूछता है कल ही तो तुमने पूरी हवेली साफ की थी, अब ये फिर से क्या झाड़ू? कार्लोट थोड़ा शांत होकर कहती है मुझे तुम्हारे लिए कुछ यूजफुल बनना है और ये जगह मुझे क्लीन रखना बहुत ही अच्छा लगता है। ये सुनकर एलन फिर से सोचने लगता है एक नोबल फैमिली की लड़की होने के बावजूद उसे जिंदगी भर एक नौकरानी की तरह ट्रीट किया गया। तभी हवेली की बाहर से एक आवाज आती है, एक पुरानी और जानी पहचानी आवाज। एलन तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ता है और देखता है कार्लोट एक लड़की को देख रही होती है। उस लड़की का नाम होता है मिया। मिया एलन के लिए पार्सल और लेटर्स लाने का काम करती है। ये सुनकर कार्लोट का चेहरा सफेद पड़ जाता है और उसकी आंखों में दर्द उतर जाता है। वो कांपने लगती है जैसे उसके सामने कोई शैतान आ गया हो। एलन तुरंत कार्लोट को तसल्ली देता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो बस एक नॉर्मल सा विजार्ड है। लेकिन क्योंकि उसे ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं, लोग उसे कोई शैतान समझने लगते हैं। इतने में ही एक लड़की मिया वहाँ पर आती है और कार्लोट को देखकर समझ जाती है कि वही लड़की है जिसके बारे में न्यूज में सुना था, जिसे राजद्रोह के इल्जाम में पकड़ लिया गया। कार्लोट थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन मिया मुस्कुराकर कहती है कि चिंता मत करो, वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। फिर मिया एलन को उसका पार्सल देती है और एलन उसे एक दूसरा सामान देता है बेचने के लिए, जो उसने सिटी में भेजना होता है। मिया कहती है कि ये आइटम सिटी में काफी डिमांड में है और वो सजेस्ट करती है कि एलन को भी सिटी में शिफ्ट होकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन एलन मना कर देता है और कहता है कि उसे जंगल की शांति भरी जिंदगी बहुत ही पसंद है। फिर एलन मिया से पूछते है कि और क्या क्या चीजें उनकी कंपनी डिलीवर कर सकती है। मिया एक टिप
टिपिकल सैलमन की तरह अपनी जेब से एक पूरा कैटलॉग निकाल लेती है और उसे एलन को देती है। एलन वो कैटलॉग कार्लोट को दे देता है और कहता है कि जो भी पसंद है वो ऑर्डर कर ले। कार्लोट के लिए ये सब बिल्कुल नया होता है। उसने कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसा प्यार और छूट महसूस नहीं किया था। वो खुशी से झूम उठती है और बिना सोचे समझे कैटलॉग से हर चीज को ऑर्डर कर देती है जो उसे थोड़ी सी भी पसंद आ जाती है। कुछ दिन के बाद मिया वापस आती है सारे पार्सल के साथ। कार्लोट उन्हें देखकर खुशी से झूम उठती है, लेकिन एलन के लिए एक अलग बॉक्स होता है, एक वुडन बॉक्स, जिसे खोलकर एलन उसमें से एक पंचिंग बैग निकालता है। कार्लोट थोड़ा हैरान हो जाती है, पर एलन मुस्कुराकर कहता है कि ये आज का दूसरा नोटिस सरप्राइज है। एलन उस पंचिंग बैग के साथ बॉक्सिंग ग्लव्स भी कार्लोट को देता है और कहता है कि जितना मारना है मारो, जिससे कि तुम्हारा सारा स्ट्रेस निकल जाए। और तो और उस पंचिंग बैग पर कार्लोट के एक्स फियांसे की फोटो भी चिपका देता है ताकि कार्लोट और अच्छे से गुस्सा निकाल सके, लेकिन कार्लोट मना कर देती है, कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। एलन उसे समझाता है कि अंदर का गुस्सा निकालना जरूरी होता है, लेकिन कार्लोट बस इतना कह देती है, मैं गुस्से में नहीं हूँ, मुझे तो बस उस प्रिंस के लिए बुरा लगता है जिसे मेरी जैसे नीचे दर्जे वाली लड़की से सगाई करनी पड़ी। एलन ये बात सुनकर अंदर से हिल जाता है। उसने सोचा था कि कार्लोट उस प्रिंस से नफरत करती होगी, इसलिए तो वो सोच रहा था कि दोनों मिलकर उस किंगडम पर अटैक करेंगे और दुश्मनों को हराकर शांति से जिंदगी जिएंगे। पर कार्लोट तो खुद को ही दोष दे रही होती है। उस बात के लिए भी उसमें कोई गलती नहीं थी। मिया एलन को कहती कि उसे कार्लोट को थोड़ा स्पेस देना चाहिए, लेकिन एलन ऐसा नहीं है कि वो बस बैठकर इंतजार करे। वो कार्लोट के पास जाता है और कहता है, अगर पंचिंग बैग नहीं मार सकती हो तो मुझे ही मार लो। कार्लोट तुरंत मना कर देती है, लेकिन एलन उसका हाथ पकड़ लेता है, अपने मैजिक से उसका हाथ कंट्रोल करता है और उसके हाथ से खुद को इतनी जोर से पंच करता है कि उसके मुंह से खून टपकने लगता है। जैसे ही एलन खुद को पंच करता है, कार्लोट तुरंत उसकी तरफ भागकर आती है और गुस्से भरी आवाज से पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया है? एलन मुस्कुराकर कहता है, ताकि तुम अपना गुस्सा निकाल सको, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। वो कार्लोट को तसल्ली देता है, जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें अपने इमोशन छुपाने की जरूरत नहीं है। फिर एलन अपने चेहरे को मैजिक से ठीक कर लेता है, लेकिन कार्लोट नाराज हो जाती है और कहती है, दोबारा ऐसा मत करना। उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। जैसे ही वो रोने वाली होती है, एलन तुरंत प्रॉमिस करता है, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। फिर वो पंचिंग बैग मिया को वापस दे देता है और माफी मांगता है। मिया बस मुस्कुराती है और मजाक में कहती है, अभी तो तुम्हें लग रहा है कि ये सिर्फ झंझट है, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम्हें डबल बेड, बेबी स्टफ, रिंग्स और बहुत ही कुछ चाहिए होगा। अगले दिन सुबह एलन और कार्लोट गार्डन में शांति से चाय पी रहे होते हैं। तभी अचानक से खिड़की जोर से खुलती है और एक खूबसूरत लड़की अंदर जंप मारकर आ जाती है। कार्लोट बहुत ही हैरान हो जाती है। वो तुरंत पूछती है कि तुम कौन हो। उसे कुछ बोलने का मौका मिलने से पहले एलन बोल उठता है, ये है अरुआ क्राउडफ्रोड, मेरी छोटी बहन। फिर एलन कार्लोट को बताता है कि उसके पेरेंट्स तो बचपन में ही गुजर गए थे और उसके बाद क्राउडफ्रोड फैमिली उसे अपना लिया था। वो अरुआ की तरफ मुड़कर पूछते हैं, तुम्हें इस मेंशन का पता कैसे चला? अरुआ हंसती है और कहती है कि मैंने सुना था कि एरिया में कोई अजीब सा डीमन लॉर्ड छुपा हुआ है, बस उसी की कहानियों का पीछा करते हुए मैं यहाँ पर आ गई। अरुआ एलन को छोड़ती है, लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी काफी इंटरेस्टिंग है। एलन थोड़ा सीरियस हो जाता है और कार्लोट की पूरी कहानी अरुआ को बताता है। अरुआ ध्यान से सब कुछ सुनती है और फिर मस्ती में एलन से कहती है, तुम काफी बेवकूफ हो, तुम्हें उसे शॉपिंग और पंचिंग करवाने के बजाय कुछ नोटी चीजें सिखानी चाहिए थी। अरुआ मजाक में कहती कि अब वो कार्लोट का ध्यान रखेगी और उसे नोटी चीजें सिखाएगी। ये सुनकर एलन थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है, कार्लोट के लिए बेस्ट टीचर मैं ही हूँ। दोनों के बीच में कंपटीशन जैसा माहौल बन जाता है और वो डिसाइड करते हैं कि कार्लोट एक कस्टडी के लिए एक छोटा सा कंपटीशन होगा। वो मार्केट जाते हैं जहाँ पर एलन मैजिक से कार्लोट के बालों का रंग बदल देता है और उसे एक रोप पहनाकर डिस्ग्यूज में रखता है ताकि कोई उसे वांटेड पोस्टर से पहचान न सके। उनकी पहली चैलेंज होती है कार्लोट के लिए एक परफेक्ट ड्रेस चुननी। अरुआ एक सुंदर सी ड्रेस दिखाती है और कार्लोट को एक ट्रायल रूम में भेजती है। जब कार्लोट ड्रेस को ट्राई कर रही होती है तब एलन और अरुआ साइड में बैठकर बात कर रहे थे। वो सोच रहे होते कि उन लोगों को कैसे ढूंढा जाए जिन्होंने कार्लोट को ट्रैप किया है। तभी कार्लोट ट्रायल रूम से आवाज लगाती है, अरुआ जरा मेरी ड्रेस का लेस बांधने में मेरी हेल्प कर दो। अरुआ अंदर जाती है, लेकिन जैसे ही वो कार्लोट की पीठ को देखती है वो चौंक जाती है। उसकी पीठ पर पुराने जख्म और निशान बने होते हैं। अरुआ चुपके से एलन को भी वो निशान दिखाती है। एलन बिना कुछ कहे मैजिक से उसके वाउंड्स को हील कर देता है, लेकिन उसका दिल गुस्से से जल उठता है। वो समझ जाता है कि किसी ने राज्य में कार्लोट से इतनी नफरत की है कि उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया गया है। एलन और अरुआ दोनों फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो उस हर इंसान को ढूंढ कर निकालेंगे जिन्होंने कार्लोट के साथ इतना बुरा बर्ताव किया। थोड़ा शांत होने के बाद एलन रैंडमली एक ड्रेस चूज करता है, लेकिन जैसे ही कार्लोट वो ड्रेस को देखती है सब एकदम शॉक रह जाते हैं क्योंकि वो ड्रेस एक्चुअली एक बिकनी होती है, जिसे देखकर सब सन हो जाते
करते हैं और इस राउंड की विनर बन जाती है रोका। बाद में जब सब मार्केट की तरफ से जा रहे होते हैं, एलन शॉपिंग को एक और नोटी चीज कहकर इंट्रोड्यूस करता है। वो एक दुकान से एक फ्लूफी सा सॉफ्ट टॉय उठाता है, लेकिन किसी को पसंद नहीं आता। फिर वो दोबारा से उठाता है, फिर तीसरा और फिर बार बार उसके चॉइस को रिजेक्ट किया जाता है। रोका मजाक उड़ाती कि उसका टेस्ट बिल्कुल बेकार है और दोनों भाई बहन के बीच में छोटी सी नोकझोंक शुरू हो जाती है। दोपहर में सब एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए आ जाते हैं। कार्लोट प्यार से कहती है कि एलन को उस पर इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन एलन सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है कि थोड़ा खर्च करने से अगर तुम्हें इस दुनिया का अनुभव मिलता है तो उसमें क्या बुरा है। अरुआ फिर से एलन की चॉइस का मजाक उड़ाती है, जिससे कि उनके बीच का छुपा हुआ वॉर वापिस से जाग जाता है। एलन बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो तय कर लेता है कि वो कार्लोट को अपनी छोटी बहन से हारने नहीं देगा, चाहे वो उसके लिए कुछ भी करना पड़े। लंच के बाद फिर से शॉपिंग का सिलसिला शुरू होता है। रास्ते में अरुआ एक मैजिकल व्हील चेयर को देखकर उसमें खो जाती है। तभी एलन कार्लोट को लेकर एक छोटी सी दुकान में चला जाता है। वहाँ एलन एक सुंदर सा हेयर क्लिप निकालता है और बड़े प्यार से कार्लोट की बालों में लगा देता है। कार्लोट थोड़ा शर्मा जाती है और दोनों के बीच में एक हल्का सा रोमांटिक पल जाग जाता है, लेकिन उस शांत मोमेंट को तोड़ते हुए पीछे से कुछ गार्ड्स आकर कार्लोट को धक्का दे देते हैं। ना तो वो माफी मांगते हैं, बल्कि उल्टा बाजार में हंगामा मचाने लगते हैं। एलन शांत रहकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। बात बढ़ जाती है और उनमें से एक गुंडा कार्लोट को एक रात के लिए मांगता है। रीपेमेंट के नाम पर वो उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन एलन उसका हाथ हवा में ही पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है। दूसरा गुंडा एक मैजिक स्वॉर्ड लेकर एलन पर हमला करता है, लेकिन एलन उसकी तलवार को फ्रीज करके ही पंच में उसे बेहोश कर देता है। एलन का गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं होता और उन्हें मार डालने के मूड में होता है, लेकिन तभी उसे कार्लोट की वही शर्त याद आती है जो कि उसने दी थी, कोई वायलेंस नहीं। एलन तुरंत कार्लोट से माफी मांगता है, लेकिन कार्लोट हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। वो कहती है कि लड़ना गलत बात है, लेकिन अगर किसी को बचाने के लिए ये लड़ाई हो तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। फिर वो एलन का शुक्रिया अदा करती कि उसने उसका बचाव किया और एलन प्यार से कहते कि जब तक हम एक साथ हैं तुम्हें कभी भी किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी दूर से हारुका पूरा सीन देख रही होती है और इस बार वो खुद को एक्सेप्ट कर लेती कि एलन ही जीत गया। धीरे से खुद से कहती है प्यार और रोमांस के मामले में एलन ही कार्लोट के लिए बेस्ट मैच है। सब कुछ शांत चल रहा होता है, लेकिन थग्स का लीडर सामने आ जाता है। कार्लोट तुरंत डर के मारे एलन के पीछे छिप जाती है, लेकिन एलन उस आदमी को ध्यान से देखने लगता है। बिना किसी हेजिटेशन के एलन सीधा उसके पास जाकर पूछता है क्या तुम मेगा हो। आदमी हाँ में जवाब देता है और ये नाम सुनते ही एलन की पुरानी यादें खो जाता है। क्या तुम मेगा हो। आदमी हाँ में सर हिलाता है और ये नाम सुनते ही एलन पुरानी यादों में खो जाता है। लेकिन उस नॉस्टैल्जिया के बीच में मेगा अचानक से कहता है कि वो एलन को जानता ही नहीं और एक जोर का पंच मार देता है। एलन पर उस पंच का कोई असर नहीं होता और वो शांति से कहता है कि लगता है कि तुम्हारा मेमोरी थोड़ा वीक है। फिर वो खुद को दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाता है। एलन क्राउफील्ड मैजिकल यूनिवर्सिटी से है। ये नाम सुनते ही मेगा की रुख बदल जाती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो घबराहट में एलन के पैरों में गिर जाता है। ग्रेट डीमन लॉर्ड कहकर उससे माफी मांगने लगता है। चारों तरफ के लोग हैरान होकर ये सब देखते हैं। तभी मेगा के गैंग के कुछ लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और उससे कहते हैं कि जमीन पर झुकने की कोई जरूरत नहीं है। वो एलन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन मेगा गुस्से में आकर उन्हें जोर से गिरा देता है। फिर सबको धमका कर कहता है ग्रेट डीमन लॉर्ड को परेशान करने वालों को बहुत ही बुरा अंजाम भुगतना पड़ता है और सब वहाँ का माहौल एकदम सीरियस हो जाता है। रोका कार्लोट को समझाता है कि एलन का असली बैकग्राउंड क्या है। वो कहती है कि कार्लोट के सामने जो लड़का है वो दुनिया के सबसे बड़े मैजिकल यूनिवर्सिटी चेयरमैन का बेटा है। एलन बचपन से ही जीनियस था। उसने सिर्फ 12 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लिया था। उसके बाद वहीं पर प्रोफेसर बन गया और तभी उससे लोग ग्रेट डीमन लॉर्ड कहने लगे। अगले दिन मिया और अरुआ एलन के मेंशन में आती है और वहाँ पर एलन को दरवाजे के पास बैठा देखती है, जिसका चेहरा उड़ा उड़ा सा लगा रहता है और वह तुरंत अंदाजा लगा लेती है कि जरूर एलन और कार्लोट के बीच में कुछ हुआ होगा। एलन सिर्फ हल्का सा सर उठाकर हाँ कह देता है। वो बताता है कि रात में उसने कार्लोट को थोड़ा सा पैसे देने की कोशिश की थी, लेकिन कार्लोट ने लेने से मना कर दिया। एलन कहता है कि उसकी सैलरी है, इसलिए उसे झिझकना नहीं चाहिए। थोड़ी देर मनाने के बाद कार्लोट पैसा ले लेती है, लेकिन साथ ही एलन से प्रॉमिस मांगती है कि क्या मैं अकेली शॉपिंग पर जा सकती हूँ। पहले तो एलन मना कर देता है, लेकिन जब कार्लोट उसे क्यूट पपी फेस बनाती है तो वो हाँ कर देता है। अब एलन को लग रहा होता है कि उसने उसे अकेले जाने की परमिशन देकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। मिया और अरुआ उसकी पूरी बात सुनते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर दोनों उसे सजेस्ट करते हैं कि वो चुपके से उसका पीछा करे, जिससे कि वो सेफ रहे। एलन को ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और वो मान जाता है। थोड़ी देर के बाद कार्लोट मार्केट की तरफ निकलती है और ये तीन लोग उसके पीछे शैडोस बनकर छुपकर उसका पीछा कर रहे होते हैं, जैसे कोई स्टैकर्स हो। कार्लोट एक मैप का इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही होती है जो कि एलन ने उसे दिया था और एलन अंदर ही अंदर प्राउड फील करता है कि उसके दिए हुए रास्ते पर वो जा रही है। पर तभी मिया नोटिस करती है कि कार्लोट गलती से शहर की उस एरिया में जा रही है जहाँ हर तरफ क्रिमिनल्स होते हैं, जहाँ जाना मतलब खतरे से खेलना। मिया कार्लोट को वॉर्न
करती कि अगर वो एक और लेफ्ट टर्न लेती तो वो सीधा स्प्रेंट गैंग के इलाके में पहुंच जाएगी। एलन थोड़ी देर सोचता है और फिर एक अर्जेंट काम का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। वो अरुआ और मिया से कहता है कि जब तक वो वापस नहीं आता तब तक कार्लोट का ध्यान रखें, और फिर वो शैडोस में छुपकर गायब हो जाता है। कार्लोट बिना कुछ समझे लेफ्ट टर्न लेती है और एक सुनसान एरिया में पहुंच जाती है, जहां वो कंफ्यूज सी खड़ी होती है, आखिरकार वो कहां। तभी कुछ गैंग मेंबर्स उसके चारों तरफ आ जाते हैं। मिया और अरुआ तुरंत कार्लोट के सामने खड़ी हो जाती है, तैयार होती है लड़ने के लिए। लेकिन जब सबको लगता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है, तभी अचानक वो गैंग वाले लोग कार्लोट का स्वागत करते हैं फूल ढोल और मुस्कुराहट के साथ। ये सब देखकर सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं, आखिरकार ये क्या हो रहा है। तभी एलन वापस आता है और अरुआ तुरंत उससे पूछती कि अब तक कहाँ था। एलन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है कि मैं तो बस सर्पेंट फैंग के साथ थोड़ा सा लेसन देने गया था, और उन्हें समझा दिया कि कार्लोट से पंगा लेने का रिजल्ट क्या हो सकता है। कार्लोट नोटिस करती है कि गैंग के कई लोगों के बदन पर छुपाए हुए ब्यूरीज हैं, जैसे किसी ने उनकी धुलाई कर दी हो। कार्लोट उनका दर्द महसूस करती है और उन्हें हीलिंग पोशन ऑफर करती है। गैंग के लोग इमोशनल हो जाते हैं, कुछ लोग तो रो पड़ते हैं और कार्लोट को देवी जैसा समझकर उसकी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि अब अपनी जिंदगी ईमानदारी से जिएंगे और कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। कार्लोट उनसे प्यार से पूछती क्या आप सब एलन के दोस्त हो। गैंग वाले हाँ में जवाब देते हैं और कहते हैं कि ग्रेट डीमन लॉर्ड का गुस्सा कौन भूल सकता है। फिर वो कार्लोट से उल्टा पूछने लगते हैं कि आपका रिलेशन क्या है उनके साथ। एलन एली में पहुंचकर सब कुछ सुन लेता है और जैसे ही कार्लोट जवाब देती है वो अंदर से हिल जाता है। कार्लोट हंसी में कहती है कि एलन मेरे मास्टर है और हम दोनों रोज मिलकर नोटी चीजें करते हैं। ये सुनते ही सब लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं और एलन तुरंत भागकर आता है मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए। अरुआ फिर कैजुअली कहती कि यहाँ तो तुमने संभाल लिया, लेकिन शहर के अंदर और भी एरियाज हैं जहाँ पर कार्लोट फिर से भटक सकती है और नए गैंग से टकरा जाएगी। एलन इस बात पर ग्रेन करता है और कहता है तो इसका मतलब अब मुझे पूरे शहर पर कंट्रोल पाना पड़ेगा। और बस फिर क्या, कार्लोट शॉपिंग में बिजी रहती है जबकि एलन शहर में एक एक गैंग को तोड़ता जाता है। अरुआ और मिया कार्लोट का ट्रायल करती है और पीछे से एलन गैंग्स की धुलाई कर रहा होता है। धीरे धीरे पूरा शहर शांत हो जाता है और कार्लोट अपनी सीक्रेट शॉपिंग एंजॉय करती है। शाम के वक्त कार्लोट मार्केट में एलन, मिया और अरुआ से मिलती है। वो एलन को बताते हैं कि पूरा मार्केट उसके बारे में बातें कर रहा है। सब कह रहे हैं कि एलन ने उनके तख्त और उनके लीडर मेगा को हराकर शहर को साफ कर दिया। एलन प्यार से पूछते कि शॉपिंग कैसी रही। कार्लोट मुस्कुराकर कहती सब कुछ परफेक्ट था, और फिर वो मिया और अरुआ को गिफ्ट्स देती है जो कि इस वक्त टाउन में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में थे। मिया और अरुआ दोनों कार्लोट का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने अपनी पहली सैलरी से उनके लिए गिफ्ट खरीदा था। एलन ने एक नाखुश सा चेहरा बनाकर कार्लोट से पूछा और मेरे लिए क्या मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई हो। कार्लोट थोड़ा सा शर्मा कर कहती है मैंने बहुत ही ट्राई किया पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं आपके लिए क्या पसंद करूं। एलन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो चीख कर बोलता है मुझे तो तुम्हारे दिए हुए स्टैम्प और एक फोटो फ्रेम या फिर एक रोड साइड का फूल भी मिलता तो मैं बहुत ही खुश हो जाता। कार्लोट थोड़ा सा परेशान हो जाती है और सॉरी बोलती है, कहती है कि उसे ये बात पहले समझ लेनी चाहिए थी। फिर वो एलन को टोर और गंदा सा रोब उठाती है और वो बोलती है अगर आप अलाउ करो तो मैं इसे सिलकर थोड़ा सा ठीक कर सकती हूँ माफी के रूप में। एलन हाँ कर देता है। रात को कार्लोट एलन के दिए हुए किताब को पढ़ रही होती है। उस किताब में अलग अलग मैजिकल एकेडमीज और कंट्रीज के बारे में लिखा होता है। कार्लोट एक्साइटेड होकर एलन से कहती है ये किताब तो बहुत ही अच्छी है। एलन उससे पूछते है क्या इस किताब में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर तुम सच में जाना चाहती हो। कार्लोट थोड़ा सा हेजिटेट करती है, लेकिन तभी एलन उसे मजाक में धमकी देता है अगर तुमने मुझे उस जगह का नाम नहीं बताया तो मैं अपने दिल पर खुद ही कर्स डाल लूंगा। कार्लोट तुरंत घबरा जाती है और उसका हाथ रोकने लगती है, लेकिन इस चक्कर में दोनों एक ऑकवर्ड और क्लोज पोजीशन में आ जाते हैं। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और मिया अंदर आ जाती है। एलन थोड़ा इरिटेट होकर पूछते है तुम फिर यहाँ पर कैसे आ गई, तुम तो सब मेल्स भेज चुकी थी ना। मिया हाथ में एक पैकेट लेकर एलन को देती है और कहती है ये दोनों के लिए गिफ्ट्स हैं। जब एलन पैकेट को खोलता है तो उसके अंदर उन्हें रिजाइन के लिए 2 लोगों के ट्रेवल टिकट्स होते हैं। अगले दिन एलन और कार्लोट एक प्राइवेट हॉर्स वैगन में उन्हें रीजन का सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में कार्लोट खिड़की से बाहर देखती हुए कहती है वाह ये जगह तो कितनी खूबसूरत है, इतनी शांत और हरा भरा। पर वो दोनों ही नहीं जानते होते हैं कि मिया और ओरा पहाड़ियों के पीछे छुपकर उनका पीछा कर रहे होते हैं, क्योंकि ये ट्रिप भी उन दोनों का सरप्राइज था। लंबी जर्नी के बाद एलन और कार्लोट यू नो हाउ रिसोर्ट पहुंच जाती हैं, जहां एक सुंदर सी मैरिड उनका वेलकम करती है। रिसेप्शन पर वो उनके टिकट चेक करती है और मुस्कुराकर कहती है वेलकम टू योर हनीमून ट्रिप। एलन तुरंत घबरा कर कहता है नो ये क्या हनीमून, मुझे तो पता ही नहीं था, ये सब कब हो गया। सब मैरिड फिर सोचती है और कहती है ओह तो आप लोग लवर्स हो, तब भी वेलकम। कार्लोट और एलन दोनों एकदम से टमाटो जैसे रेड हो जाते हैं। एलन फिर से क्लेरिफाई करता है हम लवर्स नहीं है। मैरिड रिसेप्शनिस्ट उनकी तरफ थोड़ा कंफ्यूज होकर देखती है और कहती पर रिजर्वेशन तो कपल के नाम से ही हुआ है।
कार्लोट उस पॉकेट को खोलती है जो कि मिया ने एलन को दिया था और अंदर से 2 कपल स्पेशल टिकट निकलती है। एलन मन ही मन मिया को गाली देता है, जबकि मिया और अरुआ रिसेप्शन डेस्क के पीछे से छुपकर सब कुछ मजा ले रही होती है। क्योंकि पैकेज ऑलरेडी बुक्ड और काफी महंगा था, इसलिए एलन और कार्लोट मजबूरी में डिसाइड करते कि चलो एक दिन के लिए कपल बन ही जाते हैं। रिसोर्ट के कुछ हिस्से एक्सप्लोर करने के बाद एक मैरिट उन्हें हॉट स्प्रिंग की तरफ ले जाती है। जैसे ही वो दोनों उस ह्यूज इंटरेस्ट के पास पहुंचते हैं, उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। गिल्ड उन्हें बताते कि हॉट स्प्रिंग काफी स्पेशल है और पूछती क्या उनके पास अपना स्विंग सूट है। एलन कंफ्यूज होकर पूछते कि स्विम सूट क्यों चाहिए। तब गिल्ड समझाते कि एक मिक्स्ड बात है, जहाँ लड़की लड़की दोनों साथ में नहाते हैं और इसलिए स्विम सूट जरूरी होते हैं। वो कार्लोट को गर्ल्स सेक्शन में लेकर जाती है, जहाँ पर वो क्यूट रेंटल स्विम सूट ट्राई कर सकती है। एलन भी अपने लिए एक स्विम सूट ले लेता है और पूल के बाहर कार्लोट का इंतजार कर रहा होता है। उसके दिमाग में अलग ही थॉट्स चल रहे होते हैं। कहता है अगर कार्लोट को स्विम सूट में देखकर अगर मेरा हार्ट ओवर रिएक्ट हो गया तो मैं उसे बंद ही कर दूंगा। लेकिन जैसे ही कार्लोट अंदर आती है, एलन अपने आप से कहता है अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा हार्ट तो वैसे भी रुक गया। कार्लोट शर्माते हुए पूछती है क्या ये स्विम सूट मुझ पर अच्छा लग रहा है। एलन एकदम से लाल हो जाता है, लेकिन मुस्कुराते हुए कम्प्लीमेंट देता है। कार्लोट भी उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम भी स्विम सूट में बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। ये सुनकर एलन थोड़ा समझ जाता है। दोनों फाइनली हॉट स्प्रिंग में आ जाते हैं और एक के बाद एक रिलैक्सिंग सर्विस का मजा लेते हैं। शाम के वक्त वो दोनों एक सुंदर सी जगह पर रॉक्स बीच हॉट स्प्रिंग में बैठे होते हैं, जहाँ से सनसेट का नजारा देखते हुए वो अपने एक पीसफुल मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं। तभी एक मेड आइसक्रीम लेकर आती है। कार्लोट बहुत ही हैरान होकर पूछती है ये आइसक्रीम। एलन मुस्कुराते हुए बताता है ये सरप्राइज तुम्हारे लिए, एक नोटी सी चीज तो सिर्फ हॉट स्प्रिंग में ही की जा सकती है। वो अपने इमोर्टल आइस मैजिक यूज करता है जिससे कि आइसक्रीम गर्म पानी से ना मेल्ट हो। पर तभी दूसरे लोग भी आइसक्रीम को ऑर्डर करने लगते हैं। पूरा सीन एकदम से chaos में बदल जाता है। थोड़ी देर के बाद जब उनका आइसक्रीम डिलीवर होता है, कुछ छोटे बच्चे एलन के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे आइसक्रीम पर भी मैजिक करेंगे। एलन प्यार से कहता है आज मेरा मूड अच्छा है और फिर वो सभी आइसक्रीम पर अपना इमोर्टल मैजिक डाल देता है। डाइनिंग हॉल में डिनर के दौरान एलन गियोड से पूछता है कि क्या रिसोर्ट में और भी कोई इंटरेस्टिंग जगह है देखने के लिए। गियोड उन्हें कई ऑप्शंस बताता है, जैसे कि डिवाइन स्पोर्ट्स बीच और एक सुंदर सी पहाड़ी जहाँ से फैंडेस देखने को मिलते हैं। कार्लोट बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ पूछती क्या फैंडेस होते हैं। एलन उसे बताता है कि एक बहुत ही रेयर मैजिकल क्रिएचर्स होते हैं जिन्हें शांत, नोबल और बहुत ही पीसफुल माना जाता है। पर जैसे ही वो डिसाइड करने लगते हैं वहाँ चलने को, गियोड कहता है कि फिलहाल फैंरियर्स मीटिंग सेक्शन में होते हैं, इसलिए वहाँ अभी कुछ भी नहीं मिलेगा। डिनर के बाद एलन और कार्लोट अपने रूम में आते हैं। जैसे ही वो बेड के पास पहुँचते हैं, एलन एकदम से पैनिक में आ जाता है। बेड पर हर तरफ से रोमांटिक डेकोरेशन लगे होते हैं, हार्ट्स, कपल पिलोस और कैंडल्स तक। एलन तुरंत रूम सर्विस को कॉल करता है और कहता है ये सब हटाओ प्लीज। रूम के बाहर मिया और अरुआ भी चुपके से माइक्रोफोन से सब कुछ सुन रहे होते हैं और क्वाइटली होप करते हैं कि बेड शेयर करने के बावजूद कुछ तो एक्स्ट्रा ना हो। रूम में गिव डेकोरेशन हटा देता है, लेकिन बताता है कि ये बेड थोड़ा स्पेशल है। इस बेड पर अगर आप 2 लोग सोएंगे तो उन्हें अपने मनपसंद सपने दिखाई देंगे। दोनों सो जाते हैं, लेकिन बेड इतना ज्यादा कंफर्टेबल होता है कि नींद ही नहीं आती। एलन कार्लोट से प्यार भरी आवाज में पूछता है क्या सपना देखना चाहती हो। कार्लोट थोड़ा सा उदास होकर कहती है मैं अपनी माँ को देखना चाहती हूँ जबकि वो गुजर चुकी है। फिर वो एलन से कहती कि उसे सोने में मदद करें। एलन सॉफ्ट सा लाइट हाइपोनेटिक मैजिक यूज करता है और कार्लोट सुकून भरी नींद में चली जाती है। कार्लोट के सो जाने के बाद एलन उसकी तरफ देखता रहता है। उसका कोमल गोरा चेहरा, ब्लोंड बाल और एक इनोसेंस जिसमें हर दर्द छुपा होता है। पर उसी वक्त एलन कुछ अजीब महसूस करता है। ये क्या हो रहा है? समझने में देर नहीं लगती, वो मोमेंट थोड़ा गर्म होता है। वो तुरंत एक हाई लेवल डेडली मैजिक स्पेल अपने ऊपर डाल लेता है ताकि कुछ गलत ना हो, और उस स्पेल के इफेक्ट से खुद भी, मिया और ओरा भी तुरंत सो जाते हैं। अगली सुबह कार्लोट उठती है। एलन उसे जेंटली पूछता है सपना कैसा था। कार्लोट की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। वो कहती है शुक्रिया एलन, तुम्हारी वजह से मुझे माँ के साथ एक सुंदर सा वक्त गुजारने का मौका मिला। उस दिन के बाद दोनों उस जू में जाते हैं जहाँ कार्लोट बचपन से जाना चाहती थी। पूरा जू अलग अलग एनिमल, बर्ड्स और मैजिकल क्रिएचर से भरा होता है। एलन मैप उठाता है और पूछता है क्या देखना चाहती हो। कार्लोट एक इमेज की तरफ पॉइंट करती है और एलन समझ जाता है कि वो एक पीटिंग जू देखना चाहती है। कार्लोट मुस्कुराती हुई कहती है जब वो छोटी थी एक किताब में देखा था, तब से सोचा था कि एक दिन इस जगह जरूर जाऊंगी। एलन ने कार्लोट से कहा कि वो जरूर उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर उसका मन करे, और अगर उसे कुछ चाहिए हो तो बिना झिझक मांग ले। पहले तो कार्लोट थोड़ा शर्मा गई, लेकिन जैसे ही एलन ने अपनी हमेशा वाली ड्रामा स्टाइल में अपने दिल पर श्राप देने का एक्टिंग किया, कार्लोट हंस पड़ी। फिर उसने एलन से कहा वो दोनों मैचिंग चीजें पहने।
एलन थोड़ा कंफ्यूज और एम्बैरेस जरूर हुआ, लेकिन कार्लोट के कहने पर मुस्कुराते हुए हाँ कर दिया। जैसे ही कार्लोट पेटिंग जू में गए, सारे मैजिकल क्रिएचर्स उसके आसपास इकट्ठा हो गए। दूर खड़े क्रिएचर्स भी भागते हुए उसके पास हैं, जैसे कि वो बस उसके हाथ से प्यार पाना चाहते हो। जो कि सब लोग इस नजारे को देखकर बहुत ही हैरान हो गए। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, ये लड़की कौन है? इतनी मैजिकल बॉन्डिंग किसी में देखी नहीं थी आज तक। थोड़ी देर बाद कार्लोट और एलन एक बेंच पर बैठकर आराम करते हैं। कार्लोट प्यार भरे अंदाज में एलन का शुक्रिया अदा करती है। आज तुमने मुझे जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत पल दिया। एलन के दिमाग में तुरंत उस दिन का सीन चला आता है जब फॉरेस्ट में कार्लोट बेहोश थी और उसके आसपास मैजिकल क्रिएचर्स खड़े थे, जैसे वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। तब उसके दिमाग में एक थॉट आता है, क्या कार्लोट एक नेचुरल मैजिकल टैमर हो सकती है? एलन उसे बताता है कि मैजिकल टैमर्स वो लोग होते हैं जो कि मैजिकल क्रिएचर के साथ नेचुरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं खुद भी सिर्फ लो टायर मैजिकल बीस्ट से ही बात कर पाता हूँ, एलन कहता है, लेकिन तुमने बिना किसी टाइमिंग के ये सब इंस्टेंटली कर दिया। इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ खास है कार्लोट। फिर एलन सोचता है, अगर कार्लोट जैसे टैमर को ट्रेनिंग मिल जाए तो क्या ये हाई टायर क्रिएचर जैसे रियर को भी टेम कर सकती है? इतने में एक जू गाइड भागते हुए उनके पास आता है और उन्हें तुरंत हेल्प के लिए बुलाती है। वो दोनों को कंट्रोल रूम में लेकर जाते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी कुछ मैजिकल टैमर्स गैदर हुए होते हैं। थोड़ी देर के बाद जू डायरेक्टर वहाँ पर आता है और जैसे ही एलन को देखता है तुरंत पहचान जाता है। क्या आप क्राउफोर्ड फैमिली के एलन हैं? एलन हाँ में जवाब देता है। डायरेक्टर कहता है कि मैं आपको मैजिकल यूनिवर्सिटी के गेस्ट लेक्चर में देख चुका हूँ। वहाँ का स्टाफ एलन के होने पर विजिबली रिवील्ड करता है। डायरेक्टर एलन को एक खास रूम में ले जाता है, जहाँ एक इंजर्ड फेनियर कब होता है उसे पॉइंटर्स ने अलग कर दिया था उसके पेरेंट्स से, और अब वो काफी ज्यादा हर्ट था। डायरेक्टर कहता है कि पहली बार किसी ने फेनियर को पकड़ा है, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कहाँ पर रखा जाए और कैसे हैंडल किया जाए। क्रिएचर किसी को अपने आसपास आने ही नहीं देता है, इसलिए हीलिंग मैजिक भी काम नहीं कर पा रही है। एलन कब के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ग्लो करता है, गुस्सा दिखाता है और केज तोड़कर एलन पर अटैक करने की कोशिश करता है। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि किसी के पास कोई सोल्यूशन सोचने का वक्त नहीं था। तभी एक असिस्टेंट भागता हुआ आता है और सबको बताता है कि फेनियर के बच्चे की माँ बहुत ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। जैसे स्टाफ ये सुनते वो सब घबरा जाते हैं, क्योंकि वो एक हाई रैंकिंग फेनियर है, इतनी पावरफुल कि अकेले ही पूरी सिटी को खत्म कर सकती है। सब मान लेते हैं कि अगर बच्चे को ऐसे ही उसकी माँ के पास भेज दिया गया तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। तभी एलन एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि वो माँ फेनियर को रोकेगा ताकि सब लोग जू को सेफ्टली एविक्यूएट कर सके। लेकिन जैसे ही वो कुछ करने के लिए जाता है, कार्लोट उसके सामने आ जाती है। वो एलन को रोक कर कहती है कि एक बार उसे ट्राई करने दो, शायद वो बच्चे को शांत कर सके। पहले तो एलन और बाकी सभी लोग हिचकिचाते हैं, क्योंकि फेनियर को टैम करना किसी की भी बस की बात नहीं होती, चाहे कार्लोट जितनी भी टैलेंटेड क्यों ना हो। लेकिन कार्लोट बार बार कहती है, अपना पूरा विश्वास दिखाती है और आखिर एलन मान जाता है। वो कहता है ठीक है, अपना बेस्ट देना, कोशिश जरूर करना कि वो ट्रीटमेंट के लिए मान जाए। तभी सीन शिफ्ट होता है। एलन अचानक से मिया और ओरा के पीछे आ जाता है, जो स्विमिंग के एरिया में आराम से रिलैक्स कर रहे होते हैं। दोनों एकदम से घबरा जाते हैं। एलन मुस्कुराता है और कहता है, मुझे पहले से पता था तुम दोनों यहीं पर हो और हो सकता है कि तुम्हारी मदद काम आ जाए। फिर एलन एक पावरफुल बेरियल स्पेल कास्ट करता है, जो कि पूरे रिसोर्ट और जू को कवर कर लेता है। सबको थोड़ा वक्त देने के लिए वो सीधा उस वैली की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर फेनियर इकट्ठा हो रहे होते हैं। वहाँ पहुंचकर वो अपना आइस बिंड मैजिक का यूज करता है और सब बच्चों को फ्रीज कर देता है। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाए, एक पहाड़ की साइज की माँ फेनियर आती है और उसे एक ही झटके में निगल जाती है। एलन तुरंत अपना डिफेंसिव शील्ड एक्टिवेट करता है और एक पैरालाइज स्पेल डाल देता है, जिसे ओ फेनियर उसे थूक देती है। एलन कोशिश करता है कि वो उससे बात कर सके, लेकिन ओ फेनियर बार बार उस पर अटैक करती है। कुछ अटैक्स लगते हैं और एलन चोट खा जाता है। समझ जाता है कि शब्दों को यहाँ पर कोई असर नहीं होगा। वो हाई लेवल मैजिक का यूज करने वाला होता है। तभी एक मैजिकल क्रिएचर वहाँ पर आता है और उसका नाम होता है हेल साइपरा। कैपिबारा एलन को रोक लेता है और वो कहता है कि एलन का असली मिशन कार्लोट को बचाना होना चाहिए, ना कि लड़ना। एलन बहुत ही हैरान हो जाता है और वो पूछता है, तुम कार्लोट को जानते हो कैसे? तब कैपिबारा अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो कहता है कि एक दिन वो जू से चुपके से निकल गया था और अलग अलग जगहों पर घूमता रहा। एक दिन एक जंगल में उसने कार्लोट को बेहोश देखा और वो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करे, एलन वहाँ पर आ गया और कार्लोट को ले गया। बाद में उसने कार्लोट के बारे में कई अफवाहें सुनी, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। तब से वो उस पर नजर रख रहा था। धीरे धीरे उसने फैसला किया कि अगर कार्लोट को सच में सेफ रखना है तो एलन को हटाना पड़ेगा। इतना कहकर कैपिबारा अचानक से एलन पर अटैक कर देता है। लड़ते वक्त वो एलन से कहता है,
तुम तो बस कार्लोट के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम तो उसे प्रोटेक्ट करने का सोच भी नहीं रहे हो और ना ही एफर्ट डाल रहे हो। एलन गुस्से से कैपिबारा से पूछता है तुम्हारा असली प्लान क्या है। कैपिबारा आंखों में जुनून लेकर कहता है कि अब अपनी छुपी हुई ताकत को जगाएगा, एलन को हराएगा और नेरेस किंगडम को खत्म कर देगा। उसका मानना है कि कार्लोट का दर्द, उसकी तकलीफ सब कुछ उस किंगडम की वजह से, और अब उस राज्य को राख में बदल देगा, खून की नदियों में बहा देगा। फिर एक जबरदस्त स्पेल कास्ट करता है जिससे कि फेनिर को बांध कर रखने वाली आइस पिघलने लगती है। एलन अचानक खुद को गहरी हुई पाता है, एक तरफ कैपिबारा और दूसरी तरफ गुस्से से भरे हुए फेनियर्स। उसे लगता है कि शायद से वो जिंदा वापस नहीं जा पाएगा, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटता। वो वहाँ पर खड़ा होता है अकेले जॉन सीना की तरह, जहाँ पर हर तरफ से दुश्मन ही दुश्मन होते हैं, फिर भी वो लड़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी कार्लोट आती है, उसके साथ होता है एक पूरा आर्मी, जू के मैजिकल क्रिएचर्स की आर्मी। वो सीधा आगे बढ़ती है, उस फेनिर कब को शांत करती है और उसकी जख्म को भर देती है। बच्चा वापस अपनी माँ के पास चला जाता है और दोनों के बीच एक अजीब सी कम्युनिकेशन होने लगती है। एलन ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है, इतने कम समय में कार्लोट ने एक हाई लेवल मैजिकल बीस्ट को टैम कर लिया और उसकी भावनाओं को भी समझ गई। एलन उससे पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि ये क्या कर रही हो। कार्लोट हाँ में सर हिलाती है और बताती है कि माँ फेनिर ने एलन को एक गलती से प्रोचर समझ लिया था और ये सब कंफ्यूजन कैपिबारा की झूठी बातों की वजह से हुआ था। सबको समझ में आ जाता है कि कैपिबारा ने शुरू से ही एलन को फंसाया था, लेकिन कैपिबारा भी हार नहीं मानता। वो गुस्से में कहता है कार्लोट एलन को छोड़ दो, मेरे साथ चलो, वो तुम्हारे जीवन में सिर्फ दुख लाएगा, तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगा। पर कार्लोट उसकी बात को ठुकरा देती है। वो कहती कि एलन की वजह से ही तो मैं आज शांति से जी पा रही हूँ। कैपिबारा गुस्से में आकर कार्लोट पर वार कर देता है, लेकिन एलन बीच में आ जाता है। अब दोनों के बीच में एक जबरदस्त 1v1 फाइट होने लगती है। कैपिबारा आग का एक भयंकर ज्वाला वार करता है, लेकिन एलन डार्क मैजिक से एक जोर का वार पंच करता है जिससे कि कैपिबारा दूर जाकर गिरता है। जमीन पर गिरकर कैपिबारा आखिर हार मान लेता है। वो एलन की तरफ देखता है और कहता है अब मुझे समझ में आ गया तुम्हारा इरादा कितना मजबूत है, और फिर हंसी के साथ कहता है कि और तुम्हारे कान पर भी कैट ईयर्स लगे, ये भी तुम्हारी कमिटमेंट का प्रूफ है। एलन एकदम से शर्मा जाता है। वो तुरंत अपने सिर पर हाथ ले जाता है और जैसे ही कैट ईयर्स को महसूस करता है उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। बाद में सब लोग रिसोर्ट वापस लौट आते हैं, जहाँ पर रिसोर्ट का ओनर उनका धन्यवाद करता है क्योंकि उन्होंने पूरे जू को बचा लिया था। जाने से पहले कुछ फेनियर्स उन्हें गुड बाय कहने के लिए वहाँ आ जाते हैं। कार्लोट भी कुछ सोच रही होती है। वो एलन से पूछती है वो असली पोर्चर्स का क्या हुआ जो कि फेनियर पर अटैक कर रहे थे। तभी मिया और अरुआ वहाँ पर आते हैं। उन्होंने उन पोर्चर्स को रस्सी से बांध कर रखा होता है। कार्लोट बहुत ही हैरान होकर पूछती है तुम लोग यहाँ पर कैसे। दोनों हंसते हुए कहते बस एक छोटी सी कोइंसिडेंस हो गई थी। पोर्चर्स के चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं होती। तब एलन उन्हें फेनियर्स के हवाले कर देता है और कहता है इनके साथ कैसा अन्याय किया जाए, अब तुम लोग ही डिसाइड करो। जब फेनियर का बच्चा कार्लोट ने टाइम किया था वो लग रहा था कि जैसे उसके साथ ही जाना चाहता हो। कार्लोट एलन की तरफ मुड़कर उससे परमिशन मांगता है। एलन प्यार से पूछता है क्या ये बच्चा सच में अपने परिवार से दूर रहने के लिए तैयार है। कार्लोट कुछ कह पाती उससे पहले ही जू का गाइड बीच में आता है और बताता है कि ग्रोह रीजन वहाँ एलन का मेंशन है, वहाँ से फेनियर जैसे क्रिएचर सिर्फ 1 घंटे में ही ट्रेवल कर सकते हैं। ये सुनते ही एलन मान जाता है, बच्चे का अपने परिवार में स्वागत करता है। कुछ वक्त के बाद जब सब लोग होस्ट ड्रो वैगन ट्रेवल कर रहे होते हैं, एलन नोटिस करता है कि हेल कोपीबारा भी उनके साथ बैठा हुआ है। हैरान होकर पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कोपीबारा कहता है माफी की निशानी के रूप में उसने खुद को लेडी कार्लोट के बॉडीगार्ड बना लिया है। फिर कार्लोट की तरफ देखकर कहता है अब मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जैसे ही कैपिबारा ने परिवार शब्द बोला एलन थोड़ा चिढ़ जाता है। वो गुस्से में कहता है कि वापिस चले जा सुअर साले। मेंशन पहुंचने के बाद कार्लोट गार्डन में शांति से वॉक कर रही होती है। साथ में होती है लव, फेनियर का बच्चा और गोस्ट सिव कोपीबारा। कैपिबारा ताना मारते हुए कहते हैं जब से लव उसके परिवार में आया है एलन के पास कार्लोट के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। एलन हाँ में सर हिलाता है, लेकिन तुरंत पलट कर कैपिबारा से कहता है और तुम कब तक मेरे मेंशन में मुफ्त में रहोगे। वक्त के दौरान एलन एक बड़ा सा बदलाव नोटिस करता है कार्लोट में। जब से वो मेंशन में आई है तब के मुकाबले अब वो ज्यादा पॉजिटिव हो गई है। अब वो ज्यादातर समय मैजिकल क्रिएचर्स को टैम करने के तरीके और पढ़ने में रिसर्च में लगी रहती है। थोड़ी देर के बाद एलन उसे प्रॉपर तरीके से क्रिएचर्स को टैम करना सिखाने लगता है। कार्लोट अपने सीखे हुए ज्ञान का यूज करती है। वो लेव के पास जाकर मैजिकल सील लगाती है और एक कमांड देती है। लेव बिना किसी गलती के कमांड को फॉलो करता है। एलन बहुत ही हैरान हो जाता है कार्लोट ने इतने कम वक्त में इतनी प्रोग्रेस कैसे कर ली। वो उसकी तारीफ करता है कि उसने एक फेनियर को इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया। गोस्ट सौ भी कहता है कि कार्लोट में नेचुरली मैजिकल बीस्ट से
से कनेक्ट करने की टैलेंट है। ये सुनकर कार्लोट बहुत ही सीरियस हो जाती है और पूछती है ये बीस्ट कम्युनिकेशन भी होता है क्या। कैपिबारा बताता है कि बीस्ट कम्युनिकेशन एक ऐसी मैजिक टेक्निक होती है जिसमें कि मैजिकल क्रिएचर्स की लैंग्वेज को आसानी से भाषा में बदला जा सकता है। फिर वो पूछती तो गोस्ट शिव इसे कैसे यूज करता है। गोस्ट शिव बताता है कि उसने ये स्किल खुद ही सीखी है। वो ये भी शेयर करता है कि उसका असली नाम गोस्ट शिव है और वो इतने साल तक जी चुका है कि उसने इंसानों की लैंग्वेज भी सीख ली है। कार्लोट और ज्यादा उत्साहित हो जाती है और एलन से पूछती है क्या मैं बीस्ट कम्युनिकेशन स्पेल लव पर ट्राई कर सकती हूँ। एलन हाँ में सर हिलाता है। कार्लोट स्पेल कास्ट करती है लेकिन जैसे स्पेल हवा में जाता है वो बीच में से वेनिश हो जाता है। कार्लोट थोड़ी उदास होती है लेकिन एलन उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, बीस्ट कम्युनिकेशन एक हाई लेवल स्पेल है, इसे सीखने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। लव बिल्कुल इंसानों की तरह बोलता है और कार्लोट को मम्मी कहकर बुलाता है। कार्लोट एकदम से हैरान हो जाती है और खुशी की मारी उसकी आंखें भर आती है। फिर वो गार्डन में लव के साथ खेलने लगती है। ये सब देखकर गोस्ट शिव मुस्कुराता है और कहता है कार्लोट मैजिकल क्रिएचर्स को टैम करने के मामले में वाकई कुछ खास है। दोपहर को एलन लव के लिए खास नहाने की जगह बनवाता है उसके बोलने की खुशी में एक गिफ्ट के रूप में। एलन उससे कहता है चलो लव टब में चलो और मजे से नहा लो। लव टब के पास आता है और तभी गोस्ट शिव वहाँ पर घुस पड़ता है। जैसे हमें बिना बुलाए आ जाता है। एलन गुस्से में पूछते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गोस्ट शिव यूजुअल स्टाइल में कहता है मैं भी तो परिवार का हिस्सा हूँ ना। एलन गुस्से में कहता है कि ये बात ह्यूमंस और ईयर्स के लिए कैपिबरस अलाउड नहीं है। गोस्ट शिव तुरंत इल्जाम लगाता है ये तो कैपिबरस के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हो रहा है। वो धमकी देता है कि अगर मुझे अंदर नहीं आने दिया तो। और तभी वो बिना वार्निंग के एक अजीब सी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, हेल फॉरेस्ट रैट स्टाइल सीक्रेट टेक्निक ऑफ स्विमिंग वाटर। उसके सिर से एक रोशनी निकलती है बहुत ही तेज जो कि स्वर्ग की तरफ जारी होती है। जब रोशनी छत जाती है तो सब उसे देखने लगते हैं। गोस्ट शिव अब खूबसूरत लड़की में बदल चुका होता है। अब अपनी फीमेल फॉर्म में वो चिल स्टाइल में टब में घुस जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और सब लोग बिना किसी शौक के मजेदार तरीके से उसका साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। शाम को कार्लोट और एलन गार्डन में एक बेंच पर बैठकर मेंशन के गार्डन के बारे में बात कर रहे होते हैं। एलन बताता है कि मेंशन का पहला मालिक अभी गार्डन का यूज नहीं करता और गार्डन को बिल्कुल वैसा का वैसा छोड़ दिया था। कार्लोट क्यूरियस होकर पूछती यहाँ पहले कौन रहता था। एलन कहता है कि लगभग 30 साल पहले एक एल्फ यहाँ पर रहता था। बहुत अकेला सा था, टाउन के लोग से भी दूर रहता था और एक दिन अचानक ही गायब हो गया। अभी भी लोग उसके बारे में र्यूमर्स फैला रहे। कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान चट्टान से गिर गया। कुछ कहते हैं कि उसे किसी मॉन्स्टर ने खा लिया और कुछ तो ये भी मानते हैं कि उसके शरीर को किसी मशरूम ने कंट्रोल कर लिया था किसी टैबू मैजिक के चलते। एलन कहते हैं कि बस उनकी क्रीपी अफवाहों के चलते ही मुझे ये मेंशन इतना सस्ते में मिल गया। तभी कार्लोट एकदम से चिल्लाती है उसने बाथटब में कुछ मशरूम्स देखे थे। दोनों भागकर वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि नीचे जमीन से वाटर सोर्स से सी मशरूम्स निकल रहे होते हैं। वो कुछ समझ नहीं पाते। अचानक जमीन के अंदर से एक लड़की निकलती है और चिल्लाती है मेरे प्रीक्यूस मशरूम्स चुराने वाले तुम कौन हो। एलन बहुत ही हैरान होकर पूछता है तुम कौन हो। लड़की जवाब देती है मैं हूँ ड्रोथी ग्रिम वेलेंस्टीन। वो दोनों उस लड़की के पीछे पीछे बेसमेंट तक जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो लड़की पूरे समय वहाँ पर नीचे ही रह रही है। ड्रोथी एलन से पूछती है कि तुम कौन हो। एलन कहता है कि हम ऊपर वाले मेंशन में रहते हैं। ड्रोथी आंखें फाड़ कर कहती ऊपर का मेंशन, अरे वो तो मेरा है। थोड़ी देर के लिए सब कुछ थमा सा लगता है लेकिन फिर एलन को समझ आता है ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही एल्फ है जो कि 30 साल पहले गायब हो गई थी। एल्फ भी उतनी हैरान होती है। उसे यकीन नहीं होता कि पूरे 30 साल गुजर चुके हैं। गोस्ट से थोड़ा सा शक करता है कि ये सब एक डार्क एल्फ है। एलन हाँ में सर हिलाता है और कार्लोट को समझ आ जाता है कि डार्क एल्फ्स एक बहुत ही रेयर इलाइट रेस है। इन्हें जिंदा रहने के लिए बस हवा से मैजिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होती है और बिना कुछ खाए पिए भी 100 साल तक आराम से जी सकते हैं। ये सोचकर एलन को थोड़ा सा टेंशन होने लगता है। अगर ये पहले वाली मालिक अभी भी जिंदा है तो मेंशन के प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर उसकी मुश्किलें बढ़ सकती है। वो माहौल को शांत रखने के लिए ड्रोथी से पूछते हैं क्या तुम ये मेंशन मुझे बेचोगी। ड्रोथी मान जाती है लेकिन एक कंडीशन के साथ। एलन कंडीशन के बारे में पूछता है लेकिन ड्रोथी कहती है पहली मेरी कहानी सुनो। ड्रोथी बताती है कि वो एक राइटर है, अलग अलग जनरे में लिखती है, इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर भी थी और खुद को जीनियस मानती थी। लेकिन एक दिन उसने सोचा कि चलो एक रोमांस नॉवल लिखते हैं और वही उसके जीवन का सबसे बड़ा राइटर ब्लॉक बन गया। डेडलाइन पास आ गई थी लेकिन वो एक भी लाइन नहीं लिख पाई। तब से लेकर आज तक वो उसी डेडलाइन से भागती हुई इस बेसमेंट में छुपी रही पूरे 30 साल तक। लेकिन अब उसका कहना है कि शायद से उसका स्लम्प अब खत्म हो गया होगा। अब उसे अपनी नई कहानी एक परफेक्ट कैरेक्टर से मिल गई है। फिर वो अपनी नई कंडीशन बताती है मुझे अपनी नई नोवेल के लिए तुम दोनों एलन और कार्लोट को यहीं अभी रोमांटिक कपल की तरह एक्ट करना होगा। कुछ देर के बाद ग्रोथी की गार्डियंस में उनका लव्ड वैली परफॉर्मेंस शुरू होता है। एक सीन आता है जहाँ पर कार्लोट रेलिंग से जंप करती है। एलन उसके बालों को पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। सीन बिल्कुल फिल्मी लगता है लेकिन ग्रोथी तुरंत सीन को कट कर देती है। गुस्से में कहती है एलन तुमने मैजिक से कार्लोट को उठाया, उसे बाहों से एक्चुअली पकड़ना था। फिर ग्रोथी
एलन को डांट लगाती है, तुम लोग प्रॉपर्ली फ्लर्ट भी नहीं कर सकते हो क्या? उसने दोनों के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी होती है, लेकिन एलन और कार्लोट उसमें भी सही से एक्ट नहीं कर पाते। डोरोथी कहती ये एक विन विन सिचुएशन है, अगर तुम सीन में सही से कर लोगे तो एलन को मेंशन मिल जाएगा और मुझे अपनी नोवेल के लिए एक स्टोरी लाइन भी मिल जाएगी। एलन फाइनली कहता है मुझे माफ करना पर मैं इस आइडिया को मना करता हूँ। वो कहता है कार्लोट को भी ये सब पसंद नहीं होगा, जो तुमसे प्यार ना करता हो उसके साथ फ्लर्ट करना पॉसिबल है ही नहीं यार। लेकिन कार्लोट उसे सरप्राइज कर देती है और कहती है अगर एलन समा के साथ हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनते ही एलन अपना बैलेंस खो देता है और सीधा जाकर दीवार में अपना सर मार देता है शर्म के मारे। एलन कुछ देर के लिए शांत बैठा होता है और जब थोड़ा संभलता है तो फाइनली डोरोथी की स्क्रिप्ट फॉलो करने के लिए मान जाता है, लेकिन वो एक कंडीशन रखता है, वो बस वही लाइन बोलेगा जो कि पब्लिक ऑर्डर और मोरलिटी के लिए अगेंस्ट ना हो। डोरोथी तुरंत एक नई स्क्रिप्ट देती है जिसमें कि वो दोनों न्यूवेड कपल की रोल प्ले करने वाले होते हैं। पहला सीन शुरू होता है, एलन काम से घर लौटता है और दरवाजा खोलता है। कार्लोट उसकी बीवी का रोल प्ले करते हुए प्यार भरे अंदाज में उसका स्वागत करती है और कहती है आपको क्या चाहिए, नहाना, खाना या फिर मैं? इतना सेड्यूस डायलॉग सुनते ही एलन के नाक से खून निकलने लगता है और लगता है कि जैसे उसकी आत्मा बॉडी छोड़कर ऊपर जा रही हो। डोरोथी तुरंत सीन को कट कर देती है और एलन को गुस्से में डांट लगाती है, इतनी जल्दी फेंट कौन होता है? फिर वो लोग स्किट कंटिन्यू करते हैं। अगले सीन में कार्लोट एलन को डिनर सर्व करती है। स्क्रिप्ट फॉलो करते हुए वो अपने हाथों से उसे खिलाती है और प्यार से उसे बुलाती है, आए आए आए। एलन इस प्यारे निकनेम को सुनते ही इतना एक्साइटेड हो जाता है कि उसके मुंह से खाना बाहर ही छूट जाता है। डोरोथी फिर से सीन को कट कर देती है। एलन बहुत ही हैरान होकर पूछता है ये आई आई क्या है? डोरोथी बताती है तुम लोग नए नए शादीशुदा हो इसलिए तुम लोग क्यूट निकनेम्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि आई आई आई। थोड़ा ब्रेक लेने के बाद वो लोग सेकंड सीन पर आ जाते हैं। इस बार थीम स्कूल लाइफ है। सीन में और भी कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है तो हेल्प करने के लिए गोस्ट शिव अपनी फीमेल फॉर्म में आ जाता है। सीन शुरू होता है, एलन, क्रॉफोर्ड और एक लोन वुल्फ पंक होता है। एक दिन उसकी बचपन की दोस्त कार्लोट को कुछ बदमाश लोग किडनैप कर लेते हैं। एलन बिना किसी देर की उसके टेरिटोरी में घुस जाता है सिर्फ कार्लोट को बचाने के लिए। वो सबके सामने खड़ा हो जाता है और गुस्से में कहता है कार्लोट को छोड़ दो। गुन्स उसकी बातें नहीं मानते और उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन एलन हर मूव को डॉज करता है, ब्लॉक करता है। उनकी हर चाल बेकार जाती है। उसकी स्ट्रेंथ को देखकर गुन्स कहते हैं कि हमें ज्वाइन कर लो, लेकिन एलन ठंडे अंदाज में मना कर देता है। जब वो कार्लोट को हर्ट करने की धमकी देते हैं तब एलन अपना असली पावर दिखाता है, एक ही पंच में सबको गिरा देता है। एलन कार्लोट को आजाद करता है। कार्लोट रोती हुई आंखों से उसका शुक्रिया अदा करती है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है एलन उसका हाथ पकड़ता है और उसे वेल के अगेंस्ट पॉइंट करता है, बिल्कुल किसी ड्रामेटिक हीरो की तरह। तभी उन गुन्स में से एक पूछता है कार्लोट तुम्हारे लिए क्या है, तुमने अपनी जान रिस्क में डालकर ये सब क्यों किया? एलन का दिल जोर से धड़क रहा होता है, उसकी आवाज थोड़ी सी कांपती है, लेकिन वो कहता है मैं उसका गार्डियन हूँ। पूरे रूम में एकदम सन्नाटा छा जाता है। डोरोथी तुरंत सीन को कट कर देती है और एलन से कहती है तुमने स्क्रिप्ट को फॉलो क्यों नहीं की, तुमने कहना था कि कार्लोट तुम्हारे दिल का एक हिस्सा है। एलन थोड़ा शर्मा जाता है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है मैंने थोड़ा इम्प्रोसिव किया, मुझे लगा गार्डियन ज्यादा कूल लगेगा। शॉर्ट ब्रेक के बाद डोरोथी सभी को बताती कि अगला एक्ट एक सिंड्रेला वाली कहानी की होगी। वो सभी को स्क्रिप्ट देती है और रोल समझाती है। एलन बनेगा व्हाइट घोड़े पर आने वाला प्रिंस, कार्लोट बनेगी वो बेचारी से प्रिंसेस जिसे हमेशा बुरा भला कहा जाता है, लव बनेगा एक पावरफुल जादूगर और डोरोथी बनेगी एक विक्ट स्टेप मदर। सीन की शुरुआत होती है कार्लोट से, जो कि एक मिस्ट्रेस के घर पैदा हुई होती है और जिसे हर दिन अपने घर में ही जलील किया जाता है। वो सपना देखती है एक रॉयल बाल में जाने का, लेकिन उसकी स्टेप मदर उसे जाने नहीं देती। जब उसकी उम्मीद पूरी तरीके से टूटने लगती है तभी अचानक एक मिस्टीरियस जादूगर उसके सामने आता है और उसे बाल ले जाता है। बाल में जैसे ही वो पहुंचती है प्रिंस तुरंत उस पर अपनी नजर डाल देता है। वो उसकी प्रेजेंस से इतना अट्रैक्ट हो जाता है कि उसे तुरंत डांस के लिए कहता है। दोनों एकदम से परफेक्ट रैंथम में डांस करते हैं जैसे कि वो पल उन्हीं के लिए बना हो। लाइट धीरे धीरे डिम होने लगती है, म्यूजिक पीक पर होता है और सीन फेड हो जाता है। अगला सीन शुरू होता है जहाँ पर कार्लोट उस मैजिकल रेड की यादों को भूलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन प्रिंस उस रात नहीं बोलता। वो उसकी तलाश में निकल जाता है एक छोटी सी हेयर पिन के साथ जो कि कार्लोट वहाँ पर छोड़ गई थी। वो स्टेप मदर को वही हेयर पिन दिखाता है और उस लड़की को ढूंढता है जिसकी आंखों में वही रोशनी हो। आखिर वो कार्लोट तक पहुंच ही जाता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ चले, पर कार्लोट मना कर देती है। वो कहती है कि वो एक मिस्ट्रेस की बेटी है और उस जैसे किसी के रॉयल्टी के साथ जाने का कोई हक नहीं है। प्रिंस उसकी आंखों में देखकर कहता है कि उसके लिए ये सब कुछ मैटर नहीं करता। वो वादा करता है कि वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। कार्लोट उससे पूछती क्या वो सच में उसका दिल चाहता है। एलन अपने दिल की बात कहने की
की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो मोमेंट थोड़ा सा इमोशनल होता है तभी मैंसन की वॉल जोर से फट जाती है। स्मोक के बीच से एक हैंडसम आदमी शराब सूट पहने हुए अंदर आता है। वो सीधा एलन की तरफ देखता है और कहता है कि इस रूम में एक अजीब सी प्रेजेंस है। उसकी नजर पूरे हॉल में घूमती है और आखिरकार द्रोथी पर जाकर रुकती है, जो लियो के ब्लैंकेट के नीचे छुपी होती है। वो बिना टाइम वेस्ट किए द्रोथी को पकड़ता है और उसे बांध देता है। फिर रिवील करता है कि वो द्रोथी का एडिटर है। वो बताता है कि द्रोथी को 30 साल पहले एक नोवेल सबमिट करनी थी, लेकिन जब उसने पहले ड्राफ्ट मांगा तभी द्रोथी गायब हो गई थी। वो एलन से डैमेज के लिए माफी मांगता है और उसे अच्छा कंपनसेशन देता है। फिर बिना कुछ सोचे समझे वो द्रोथी को एक ड्रैगन के मुंह में बांधकर उस पर आसमान में उड़ा जाता है। आखिर वो टेरर जिसका नाम द्रोथी था उसका अंत हो जाता है। सब लोग चैन की सांस लेते हैं, लेकिन जैसे ही सब रिलैक्स करते हैं तभी अरुआ हंसते हंसते नहीं बल्कि गुस्से और घबराहट के साथ एंट्री करती है। एलन को बताती है कि कार्लोट की छोटी बहन नटालिया बड़ी मुश्किल में है। कार्लोट इमोशनल हो जाती है जब उसे नटालिया की याद आती है। वो हमेशा उसके साथ अच्छा बर्ताव करती थी। वो उन कुछ लोगों में से थी जिन्होंने कभी उसे नौकरानी जैसे ट्रीट नहीं किया। वो दोनों अक्सर एक साथ स्टोरी बुक्स पढ़ा करती थी। अगली सुबह कार्लोट की आंखें एक बड़े से शिप पर खुलती है, जहाँ पर उसके साथ लव और गोस्ट जो भी होता है। शिप के डेक पर रोका और एलन बातचीत कर रहे होते हैं। रोका एलन को बताता है कि नटालिया एल्वेंस फैमिली की असली वारिस है। वो उसकी हाफ सिस्टर है, एलन से 10 साल छोटी है और सबसे बड़ी बात वो कार्लोट को बहुत ही पसंद करती है। थोड़ी देर के बाद कार्लोट भी वहाँ पर आ जाती है और एलन का शुक्रिया अदा करती है उस रात के स्लीपिंग स्पेल के लिए। वो कहती है कि उस स्पेल की वजह से उसे आराम से नींद आई और उसने अपने सपने में नटालिया को देखा। जब तक वो लोग आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं, एलन सोचता है कि इस जगह आए हुए 3 साल हो चुके हैं। कार्लोट एक ऊंची सी बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए पूछती कि ये यूनिवर्सिटी है। एलन उसे बताता है कि वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए डोमेट्री है। असली बात तो ये होता है कि पूरा आइलैंड ही अथेना मैजिकल यूनिवर्सिटी है। शिप से उतरने के बाद सब लोग क्राफोर्ड मैंसन की तरफ बढ़ने लगते हैं। कार्लोट अपने आप को मेंटली तैयार कर रही होती है एलन के पेरेंट्स से मिलने के लिए। तब अरुआ उसे शांत करती है और कहती इतना टेंशन मत लो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर कार्लोट के केस में थोड़ा डर नेचुरल था। वो कहती कि उसे सबसे ज्यादा अपने भाई से मिलने का डर है। अरुआ बताती कि एलन ने 3 साल पहले बिना किसी को बताए मैजिकल एकेडमी छोड़ दी थी। उसका अपने फादर से जोर का झगड़ा हुआ था और वो घर छोड़कर चला गया। आइलैंड के लोग आज भी उस झगड़े को एक कहानी की तरह याद करते हैं। ये दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक आर्टिस्ट का झगड़ा 3 दिन और 3 रात तक चला था। उस झगड़े ने काफी तबाही मचाई थी और आज भी उसकी जगह टूरिस्ट स्पॉट बनी हुई है। कार्लोट को तब पता चलता है कि एलन के फादर असल में उसके स्टेप फादर हैं और वो उन्हें अंकल कहकर बुलाता है। एलन कहता है कि उन दोनों के बीच अभी भी संबंध अच्छे हैं और वो मेल के थ्रू बातचीत करते रहते हैं। कार्लोट थोड़ी सी उदास रहती है और कहती है मेरे पास तो फैमिली का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लड़ाई तो दूर की बात है। तब एलन उसे सजेस्ट करता है कि वो नटालिया के साथ फैमिली जैसा रिश्ता बनाए, जहाँ वो दोनों कभी कभी लड़ाई भी करें लेकिन एक दूसरे का साथ ना छोड़े। कार्लोट चुपचाप मुस्कुराकर सिर हिला देती है। तभी अचानक यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। बात बहुत ही बढ़ जाती है और सीन बहुत ही इंटेंस हो जाता है। एलन वहाँ पर पहुँचने वाला होता है कि एक सुंदर सा लड़का सफेद रोब पहने हुए बीच में आ जाता है। वो दोनों लड़ने वाले स्टूडेंट्स को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जब कोई उसकी बात नहीं मानता है तो वो आइस का यूज करता है और दोनों स्टूडेंट्स को एक ही पल में बर्फ के पत्थर में बदल देता है। जब वो लड़का दोनों स्टूडेंट्स को बर्फ बना देता है तभी उसकी नजर एलन और अरुआ पर पड़ती है, जो थोड़ा दूर से उन्हें देख रहे होते हैं। वो उन दोनों की तरफ हाथ हिलाता है, फिर अचानक से वो गायब हो जाता है और तुरंत कार्लोट के सामने अपीयर हो जाता है। वो अपना परिचय देता है, उसका नाम हार्वी क्रॉफोर्ड है, जो कि अरुआ का पिता है। एलन और कार्लोट दोनों उसे बहुत ही ग्रेट करते हैं और उसके बाद सब लोग उसके घर की तरफ निकल जाते हैं। घर पहुंचकर हार्वी एलन की तारीफ करता है कि उसने इतनी प्यारी गर्लफ्रेंड को अपने साथ लाया। एलन कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी अरुआ टेबल के नीचे से उसे पैर से छोटी सी किक कर देती है, जिससे कि एलन को समझ में आ ही जाता है कि अरुआ ने पहले ही अपने पेरेंट्स को उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बता दिया है ताकि अननेसेसरी क्वेश्चंस ना हो। एलन सब कुछ समझ जाता है और एक्टिंग करने लगता है। कार्लोट भी सिचुएशन को समझ जाती है और हर कोई उन दोनों के प्यारे कपल के रूप में ट्रीट करता है। कार्लोट वापिस से अपनी इंट्रोडक्शन देती है, इस बार थोड़ा नोटी अंदाज में कहती है कि वो एलन की गर्लफ्रेंड है और एलन उसे थोड़ी थोड़ी शैतानी बातें सिखाता है। ये सुनकर लव थोड़ा सा जेलस फील करता है और सच बताने के लिए जाता है, लेकिन तभी गोस्ट जो उसे पकड़ देता है। हार्वी कार्लोट से कहते हैं कि उसे अपनी बेटी समझे और जब भी जरूरत हो उस पर भरोसा करे। उसके बाद हार्वी उन दोनों से कहता है तुम दोनों शादी कर लो और यहीं पर सेटल हो जाओ। शादी के बाद वो अपनी मैजिक एकेडमी एलन के हाथ में देकर रिटायरमेंट ले लेगा, लेकिन एलन बिना किसी हेजिटेशन के मना कर देता है। वो कहते हैं कि वो अपना करंट घर ही लाइफ भर का घर बनाना चाहता है। गोस्ट जो उससे पूछते तुमने दुनिया की सबसे बड़ी मैजिक यूनिवर्सिटी के हेडमास्टर बनने का ऑफर क्यों रिजेक्ट कर दिया। एलन शांत टोन में जवाब देता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बर्डन बन जाएगा और मैं किसी जिम्मेदारी में बंद कर नहीं रहना चाहता हूँ। तभी अचानक एलन की माँ रूम में स्नैक्स लेकर एंट्री करती है। कार्लोट उसे देखकर फॉर्मली ग्रेट करती है और सोचती
सोचती है कि शायद से वो एलन की छोटी बहन है। एलन उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की कोशिश करता है, कहता है कि वो मेरी आंट है, लेकिन उसकी बात पूरी नहीं होती। एक फ्रॉग हवा में उड़ता हुआ उसके गर्दन के पास से गुजरता है। एलन की माँ उसे डेथ ग्लार देती है और पूछती, क्या तुम 3 साल पहले भूल गए कि मुझे क्या कहकर बुलाते थे? एलन का तो लिटरली पसीना छूट जाता है और वो तुरंत उसे माँ कहकर बुलाने लगता है। फिर वो अपना नाम बताती है, लियोट क्राउफोर्ड, एलन की असली माँ। एलन सभी को बताता है कि उनके अंकल चाहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी संभाले ताकि वो ज्यादा समय अपनी माँ के साथ बिता सके। ये सुनकर हार्वी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं एलन से इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसे एक छोटा भाई और बहन देना चाहता हूँ। एलन शर्मा जाता है और कहता है, पापा प्लीज, ये सब कुछ ज्यादा डिटेल्ड हो गया। फिर सब लोग चाय के लिए बैठ जाते हैं। एलन सभी को याद दिलाता है कि हमें नटालिया के बारे में बात करनी चाहिए। तब हार्वी बताता है कि नटालिया फिलहाल एंथेना यूनिवर्सिटी के अब्रॉड ब्रांच में स्टडी कर रही है क्योंकि एवंस फैमिली पूरी तरीके से कयोस में है। इस वक्त नटालिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बहाने छुपी हुई है। 3 महीने पहले उसने एक छोटी आइडेंटिटी के साथ एडमिशन लिया था, लेकिन अब मैनेजमेंट को पता चल चुका है कि वो कार्लोट की छोटी बहन है। हार्वी बताते है कि यूनिवर्सिटी के फैक्शन के बीच की रिवाइवली दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये सुनकर कार्लोट को नटालिया की चिंता होने लगती है, लेकिन उसकी चिंता तुरंत खत्म हो जाती है जब हार्वी उन्हें एक मैजिकल मिरर दिखाता है जिसमें यूनिवर्सिटी का हॉल नजर आता है। सब देखते हैं कि नटालिया अब वहाँ की फैक्शन की लीडर बन चुकी है। पहले वो स्वीट और केयरिंग होती है, लेकिन कुछ छुपे हुए राज के कारण वो अब एक अलग ही इंसान बन गई है। हाँ, वो अब भी अपने फॉलोअर्स का ध्यान रखती है, लेकिन उसका कंट्रोल इतना बढ़ गया है कि अगर अभी उसे रोका नहीं गया तो वो एक ट्रेंड बन जाएगी। हार्वी एलन से कहता है कि वो नटालिया को समझाने में थोड़ा कंट्रोल रखे, अपनी क्लासेस भी ढंग से अटेंड करे। एलन एग्री करता है और कहते हैं कि जो भी ट्रबल मेकर है उन्हें संभालना उस पर छोड़ दें। सब डिसाइड करते हैं कि अगले दिन नटालिया से मिलने के लिए जाएंगे और उसे कामली बात करेंगे। डिस्कशन खत्म होता है और लिज सभी को कहती है कि वो आराम से अपने रूम में जाकर आराम करें। एलन घर से बाहर निकलने का बहाना बनाता है, लेकिन लिज उसे कहती है कि कार्लोट की सेफ्टी के लिए उसे यहीं पर रुकना पड़ेगा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद एलन मान जाता है। जब लिज उन्हें रूम दिखाती है तो एलन थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि रूम में सिर्फ एक सिंगल बेड होता है। एलन की माँ उसे ट्रीटेंड करती है, अगर वो कपल होने के बारे में झूठ बोल रहा है तो वो उसकी खैर नहीं। अपनी जान बचाने के चक्कर में एलन को कार्लोट के साथ वही बेड शेयर करना पड़ता है। एलन उस डेडली ऑन स्लीप स्पेल को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम नहीं करता। जब वो दोबारा से ट्राई करता है, इस बार भी फेल हो जाता है। तभी उसे समझ में आता है कि वो बेड किसी ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जो कि मैजिकल डिसेबल कर देता है, और ऐसा काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, अरुआ। एलन और कार्लोट दोनों का दिल बहुत ही जोर से धड़क रहा होता है। वो दोनों अपने बीच के रिलेशनशिप के बारे में सोचने लगते हैं। थोड़ा सोचने के बाद बिना किसी कंक्लूजन के वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं और सो जाते हैं। अरुआ जो कि उन दोनों को स्पाई कर रही होती है, उसका दिल टूट जाता है क्योंकि उसे कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं मिलता। वो ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और थोड़ा हंगामा करने लगती है, लेकिन तभी एक फोर्क सीधा उसकी तरफ आता है जो लिज की तरफ से होता है और अरुआ तुरंत शांत हो जाती है। अगले दिन सभी यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होते हैं। एलन कार्लोट पर एक डिस्फ्यूजिंग स्पेल शेप शिफ्ट यूज करता है जिससे कि उसकी पूरी अपीयरेंस बदल जाती है। जब वो लोग एकेडमी पहुंचते हैं तो उन्हें नटालिया एक फाउंटेन के पास मिलती है। एलन उसके पास जाता है, लेकिन नटालिया तुरंत अलर्ट हो जाती है और अपने अंडरलिंग्स के साथ फाइट के लिए तैयार हो जाती है। एलन अपना परिचय एलन क्राउफोर्ड के रूप में देता है और नटालिया की तारीफ करता है कि उसने सिर्फ 3 महीने में इतना सब कुछ सीख लिया। उसके अंडरलिंग्स तो इतने डर जाते हैं कि कांपने लगते हैं। वो लोग एलन को ग्रेट डीमन लॉर्ड कहकर बुलाते हैं, जो सिर्फ एक फाइट में हेडमास्टर के साथ पूरा पहाड़ उड़ा चुका है। एलन उन्हें शांत करता है और कार्लोट का इंट्रोडक्शन देता है। कहता है कि वो नटालिया की असिस्टेंट है जो कि हेडमास्टर की रिक्वेस्ट पर यहाँ पर आई है। वो खुद को नटालिया का प्राइवेट इंस्ट्रक्टर बताता है और उसे कोऑपरेशन के लिए कहता है, लेकिन नटालिया इनकार कर देती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। एलन उसका पीछा करता है और क्लासरूम में जाकर उसका मैजिकल नॉलेज देखकर इम्प्रेस हो जाता है। वो नटालिया से कहता है कि वो कार्लोट को थोड़ा मैजिक सिखा दे। जो पहले तो नटालिया मान जाती है, लेकिन कार्लोट की इंथुसियाज्म को देखकर मान जाती है। नटालिया कार्लोट को लाइटिंग मैजिक बेसिक सिखाती है और सब प्रैक्टिस के लिए बाहर निकलते हैं। तभी लोग ओशो लंच के लिए बाहर आ जाते हैं। नटालिया एक फ्रू और कैपिबारा के साथ देखकर बहुत ही चौंक जाती है। वो कार्लोट से पूछती कि वो असल में कौन है और उसे पता चलता है कि कार्लोट की टेमिंग एबिलिटी काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बाद में सब लोग लंच के लिए बैठ जाते हैं। कार्लोट नोटिस करती है कि नटालिया सिर्फ जंक फूड ही खा रही है। एलन नटालिया से पूछते कि उसकी सिस्टर कार्लोट के बारे में क्या सोचती है, लेकिन नटालिया चुप हो जाती है और कहती है कि दोबारा कभी इस टॉपिक पर बात ना करें। तभी एक और स्टूडेंट्स फंक्शन कैफेटेरिया में एंटर करता है, जिसका लीडर होता है एक लड़का क्रिस। वो नटालिया को प्रोवोक करने की कोशिश करता है, लेकिन नटालिया शांत रहती है और कहती है, मेरे से बात करनी है तो पहले अपॉइंटमेंट लो, डुअल तो दूर की बात है। जब सब लोग कैफेटेरिया से निकल रहे होते हैं तभी क्रिस का सुबोर्डिनेट गलती से कार्लोट से टकरा जाता है और वहीं पर गिर जाता है। कार्लोट तुरंत माफी मांगते हैं, लेकिन क्रिस के लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। नटालिया तुरंत कार्लोट के सपोर्ट में आ जाती है और उनमें से 2 लड़कों को पीट देती है। क्रिस और उसके दोस्तों का गैंग नटालिया को घेर लेता है और फाइट के लिए तैयार हो
जाता है, लेकिन तभी एलन पीछे से आता है और सभी को रोक देता है और नटालिया से कहता है कि पीछे हो जाओ। नटालिया एलन से गुस्से में पूछती कि वो अपनी असिस्टेंट के लिए खड़ा नहीं हुआ और उन लोगों को माफ भी कर दिया। एलन शांत टोन में कहता है कि किसने कहा कि मैंने उन्हें माफ कर दिया। ये कहकर उस स्पेस बैरियर मैजिक एक्टिवेट करता है। फिर नटालिया से कहता है अगर तुम्हें सच में लड़ना सीखना है तो ध्यान से देखो। क्रिस और उसके दोस्तों का ग्रुप एलन पर अटैक करता है, लेकिन एलन बिना किसी एफर्ट के उन सभी को तुरंत गिरा देता है। एलन उन दोनों लड़कों को अपने मैजिक से बांध देता है और फिर अपना सबसे पावरफुल डिस्ट्रक्टिव स्पेल एक्टिवेट करता है ताकि वो कार्लोट के साथ की गई बदतमीजी के लिए पछता सके। जैसे वो अपने मैजिक बल उन पर छोड़ने वाला होता है, कार्लोट तुरंत अपनी लाइटिंग मैजिक उस पर कर देती है और उसका मैजिक एक साथ सस्पेंस बैरियर को ही तोड़ देता है। कार्लोट उसे डांट कर कहती है इतनी बड़ी सजा देना जरूरी नहीं होता, सिर्फ इतनी सी बात के लिए एलन कुछ भी नहीं करता, लेकिन उसके चेहरे पर गिल्ट दिख रहा होता है। बाद में गार्डन में नटालिया और एलन की छोटी बहन होती है। दोनों कार्लोट को कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं कि उसने कितने कम समय में लाइटनिंग मैजिक सीख लिया। फिर वो फ्यूचर प्लान डिस्कस करते हैं, जिसमें नटालिया कहती है कि वो और स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है और एलन उसे मोटिवेट करता है। अगर तुमने इस पावर को सही से यूज किया तो तुम इस यूनिवर्सिटी को संभाल सकती हो। अगले दिन अरुआ भी उनके ग्रुप को ज्वाइन करती है और पहली बार नटालिया से मिलती है। नटालिया उससे कहती है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम खुद एक पावरफुल सोर्सरर हो, पर अरुआ मॉड्यूलेटली जवाब देती है अभी तो मैंने अपने बड़े भाई जैसा कुछ अचीव ही नहीं किया। नटालिया उससे पूछती कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एलन उसे अपना पूरा प्लान बताता है कि वो चाहता है कि नटालिया यूनिवर्सिटी की लीडर बने, लेकिन उसके लिए उसे हर फील्ड में बेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, चाहे क्लासरूम हो या फिर मैजिकल एक्सपेरिमेंट्स हो या फिर कॉन्सर्ट्स हो। एलन कहता है और जब तुम सब कुछ स्टॉप कर लोगी तब हम क्रिस को ऑफिशियली चैलेंज करेंगे। उसका चैलेंज होगा एक डंजन ट्रायल, जिसमें डिस्पर्स पॉइंट से एक फ्लैग निकालना होगा। जो सबसे पहले उस फ्लैग के साथ बाहर आएगा वही विनर होगा। एलन नटालिया को एक सीक्रेट पाथ बताता है और नटालिया सिर्फ 30 मिनट में पूरा डंजन क्लियर कर देती है। क्रिस इस डिफीट से इतना ज्यादा इंसल्ट फील करता है कि गुस्से में वहां से चला जाता है और बदला लेने की कसम खाता है। बाद में नटालिया एक रिस्ट्रिक्टेड डंजन की तरफ इशारा करके पूछती है ये एरिया ऑफ लिमिट्स क्यों है, और वह एक्सप्लेन करती है डंजन का बॉस इस वक्त काफी ज्यादा एग्रेसिव है क्योंकि ये उसका अभी एग लिविंग सीजन है। एलन गोस्ट सो को नटालिया के अंडरलिंग्स का ट्रायल असाइन करता है क्योंकि उनका मानना है कि अगर नटालिया फ्यूचर में लीडर बनेगी तो उसके साथी भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। गोस्ट सेव के अंडर सब रिबोर्स ट्रेनिंग शुरू कर देती है। नटालिया एलन का शुक्रिया अदा करती है, थैंक्स तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। गोस्ट सू अपने ट्रेंड्स के साथ ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और बाकी सभी लोग डिनर के लिए कैफेटेरिया पहुंच जाते हैं। कैफेटेरिया में कार्लोट जबरदस्ती नटालिया को ग्रीन वेजिटेबल खिलाने लगती है और कहती है बस जंक फूड से काम नहीं चलेगा, हेल्थी खाना भी बहुत ही जरूरी होता है। एलन दूर से उन दोनों को देखकर मुस्कुराता है। उसे लगता है कि कार्लोट अब वाकई में रियल सिस्टर की तरह बिहेव कर रही है। नटालिया भी कार्लोट के साथ बैठकर खुश होती है और उससे पूछती है क्या तुम और स्पेल सीखना चाहोगी, जैसे कि लाइटनिंग के आगे और भी। अगली सुबह स्कूल शुरू होने से पहले ही कार्लोट और नटालिया ने ट्रेनिंग करना शुरू करने का डिसाइड कर लिया था। कार्लोट काफी एक्साइटेड थी, तभी अचानक नटालिया के कुछ जूनियर्स भागते हुए वहां से आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहती हैं। लेकिन तभी गोस्ट सीव आती है और उन सभी को घूरती हुई कहती है तुम सभी अभी बहुत ही छोटे हो, ट्रेनिंग के लायक बनने में अभी तुम्हें लाखों साल लगेंगे। ये कहकर वो सबको वापस खींच लेती है। रात को एलन नटालिया को उठाकर उसके रूम में लेकर जाता है। वो आधी नींद में होती है। रूम के अंदर हर जगह पढ़ाई के नोट्स और बुक्स लिखे होते हैं। एलन उससे प्यार से बेड पर सुलाता है और कहता है तुम कितनी डेडिकेटेड हो पढ़ाई के लिए, मैं इम्प्रेस्ड हूँ तुमसे। तभी उसकी नजर एक बैग पर पड़ती है जो कि मैजिक से सील्ड होता है। वो थोड़ा सा क्यूरियस हो जाता है। उस वक्त नटालिया की एक दोस्त उसे बताती है कि ये बैग नटालिया के लिए बहुत ही खास है, वो किसी को भी इसके पास नहीं जाने देती। तभी क्रिस वहाँ से गुजरता है और उनकी बात सुन लेता है। थोड़ी देर के बाद सब लोग अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं, लेकिन कार्लोट और एलन वहीं पर रुक जाते हैं। एलन कार्लोट से पूछता है क्या तुम नटालिया को अपनी असली पहचान बताना चाहती हो। कार्लोट थोड़ा सा चुप हो जाती है, फिर कहती है मुझे नहीं पता है कि वो कैसा रिएक्ट करेगी। मैं उसकी वो बहन हूँ जिसको गद्दारी का इल्जाम लगा था। उसकी आंखों में पुरानी यादों की झलक आ जाती है। एलन उसका हाथ पकड़कर कहता है इतना मत सोचो, वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं होता हम दूर से नटालिया का ख्याल रखेंगे। अगली सुबह कार्लोट उठ जाती है और मैजिक ट्रेनिंग के लिए नटालिया के साथ निकल पड़ती है। नटालिया उसे कई तरह के स्पेल सिखाती है और कार्लोट उन सभी को परफेक्ट तरीके से सीख लेती है। ट्रेनिंग के बाद वो दोनों थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। कार्लोट मुस्कुराते हुए कहती है थैंक यू, तुमने मुझे इतना सब कुछ सिखाया। ये सुनकर नटालिया थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। फिर कहती है चलो मेरे रूम में चलो, कुछ स्पेशल दिखाना है। जब वो रूम में पहुंचते हैं नटालिया अपना मैजिक सील्ड बैग ढूंढने लगती है, लेकिन बैग वहाँ पर नहीं होता। उसकी जगह पर एक चिट्ठी रखी होती है क्रिस की तरफ से। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि अगर नटालिया अपना बैग वापस चाहती है तो उसे रिस्ट्रिक्टेड डंजन में अकेले जाना होगा। नटालिया बिना कुछ सोचे समझे सीधा उस डंजन की तरफ भाग जाती है। थोड़ी देर के बाद जब कार्लोट वापस नहीं आती तो एलन उसे ढूंढने के लिए निकलता है। रास्ते में उसकी मुलाकात क्रिस के कुछ दोस्तों से होती है और वो लोग एलन को पूरा सच
बताते क्रिस ने नटालिया को डंजन में बुलाया और उसे एक ड्यूएल के लिए चैलेंज दिए। ये सुनकर एलन के चेहरे का मुस्कान चली जाती है और वो बिना टाइम वेस्ट किए डंजन की तरफ दौड़ पड़ता है। डंजन के अंदर नटालिया और क्रिस आमने सामने खड़े होते हैं। क्रिस ड्यूएल के रूल समझाता है, फिर वो मैजिक बैग पर प्रोटेक्शन स्पेल लगाता है और उसे डंजन के अंदर गहरा फेंक देता है। क्रिस एक कंडीशन रखता है, जो पहले डंजन के अंदर से बैग लेकर वापस आएगा वही विनर होगा। जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होता है, नटालिया और क्रिस दोनों तेजी से डंजन के अंदर भाग जाते हैं। एक इंटेंस दौड़ के बाद नटालिया फाइनली बैग तक पहुंच जाती है। वो बैग उठाकर क्रिस से कहती है, अब मान लो तुम हार गए हो। लेकिन उनका ये झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ होता है कि तभी एक खतरनाक मिजरा जैसा मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। दोनों तुरंत भागकर एक बड़े पत्थर के नीचे छुप जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि वो अब सेफ है, तभी शिमेरा नाम का वो ज्यादा डरावना वाला क्रिएचर उनके ऊपर आ जाता है, जो कि उन्हें निगलने की कोशिश करता है। क्रिस, जो कि समझ चुका होता है कि अब उसकी वजह से नटालिया इस मुसीबत में फंसी है, उसे कहता है, तुम पीछे रहो, मैं हैंडल करता हूँ। वो तुरंत एक पावरफुल स्पेल छोड़कर समीरा पर अटैक करता है, जिससे कि थोड़ी देर के लिए वो पीछे हट जाता है। लेकिन ये मॉन्स्टर भागने की बजाय और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो नटालिया पर एक मैजिक बीम छोड़कर उसको जख्मी कर देता है। नटालिया जोर से नीचे गिर जाती है और सिमेरा उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे कि उसका अंत हो जाएगा। लेकिन तभी कार्लोट वहाँ पर आ जाती है, बिल्कुल लाइटनिंग की तरह। वो सिमेरा पर लाइटनिंग मैजिक से अटैक करती है। वो ब्लास्ट सीधा समीरा को लगता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर डर कर वापस चला जाता है। कार्लोट क्रिस और नटालिया को एक शेल्टर के अंदर ले जाती है। वो नटालिया के घाव पर हैंडरशिप बनाकर ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करती है। नटालिया उसे थोड़ा डर कर कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये जगह बहुत ही खतरनाक है। कार्लोट प्यार भरी नजर से कहती है, मैं तुम्हारे लिए चिंतित थी, चाहे तुम कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम अभी एक छोटी सी बच्ची पास्ट छुपा हुआ है, ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, मैं इसे खोना नहीं चाहती हूँ। फिर वो कार्लोट से पूछती, क्या तुम एल्वेंस फैमिली वाले इंसिडेंट के बारे में जानती हो? कार्लोट धीरे से हाँ में सर हिलाती है। हाँ, मेरी बहन पर एक भयानक जख्म का इल्जाम लगा था। लेकिन नटालिया तुरंत मना कर देती है कि वो सब झूठ था। मेरी बहन ऐसी नहीं थी, वो किसी छोटी सी चिड़िया को भी चोट नहीं पहुंचा सकती, फिर किसी इंसान को कैसे? नटालिया कहती कि उसे पूरा यकीन है कि ये सब एक साजिश थी। प्रिंस ने कोई चाल चली होगी जिसमें कि उसकी बहन फंस गई, और जब सब उसके खिलाफ हो गए, उसके पास भाग जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कार्लोट उससे पूछती, तो क्या तुम अपनी बहन से नफरत? हर वक्त मुझसे प्यार करती थी, हंसाती थी, लेकिन उस दिन उसने कई बार मैजिक के थ्रू उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसके स्पेल किसी अननोन फोर्स से ब्लॉक हो जाते थे। तब उसने एक कंक्लूजन निकाला, कोई शैतान, कोई बिगड़ा हुआ इंसान उसकी बहन को कहीं पर बंद करके रखा है और वही लोग उसकी मैजिक को ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अब उसने ठान लिया कि जो भी उसकी बहन को उससे छीन कर लेकर गया होगा वो उसे मिटा देगी। कार्लोट चुपचाप सब कुछ सुन रही होती है। धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि नटालिया ने सब कुछ गलत समझा। वो सोचती है कि नटालिया को लगता है कि उसकी बहन को किसी ने किडनैप किया, जबकि असली बात तो कुछ और ही है। कार्लोट अब जानती है कि उसकी मैजिक को ब्लॉक करने वाला कोई और नहीं बल्कि एलन ही था, और नटालिया सिर्फ एलन की छवि स्ट्रॉन्ग बनेगी और अपनी बहन को ढूंढ निकालेगी। उसके हर लफ्ज में एक लगाव होता है। वो कहती है कि जब भी वो कार्लोट से बात करती है, उसकी आंखों में, उसकी बातों में उसे अपनी बहन की झलक दिखाई देती है। वही पास खड़ा क्रिस उनकी बातें सुन लेता है और रो पड़ता है। वो कार्लोट से माफी मांगता है कि जब वो इतना दर्द लेकर चल रही थी तब वो उसके लिए सिर्फ एक बोझ बन रहा, लेकिन सब कुछ नॉर्मली हो रहा था। तभी जमीन कहती कि वो नटालिया को लेकर यहाँ से भाग जाए, क्योंकि नटालिया का पैर चोटिले और वो जोर से नहीं भाग सकती। सालामंडर गुस्से में आकर मुंह से आग भयंकर छोड़ता है। कार्लोट लाइटनिंग मैजिक से उसका सामना करती है, लेकिन उस मॉन्स्टर पर उसका कोई असर नहीं होता। उसकी बॉडी इम्पैक्ट से ही हिल जाती है और वो जमीन। नटालिया को समझ में आता है कि कार्लोट कोई और नहीं, उसकी खोई हुई बड़ी बहन ही कार्लोट है। लेकिन उसके पास जाने से पहले ही सालामंडर दूसरा अटैक करता है, और जब लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, तभी एलन सामने आ जाता है। वो आग के सामने खुद खड़ा हो जाता है और एक ही वार में उस अटैक को रोक देता है। सालामंडर अब पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन एलन अपने डार्क मैजिक से उसे आसानी से हरा देता है। ये सब देखकर क्रिस और नटालिया दोनों ही हिले के हिले रह जाते हैं, क्योंकि पहली बार उन्होंने लॉर्ड एलन की असलियत और डिमोनिक पावर का असली रूप देखा था। एलन के मैजिक की पावर की वजह से पूरा आइलैंड कांपने लगता है। एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट होती है, लेकिन जितने भी उसके सर पर हाथ फेरने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर क्रिस और नटालिया दोनों हिले के हिले रह जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर एलन की माँ लिस आती है और वो सालामंडर का इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि इसका नाम फाई है। एलन ने इसे अंडे से पाला है और वो उसे अपना बाप मानता है। ये सुनते ही सबको पूरी सिचुएशन समझ में आती है। सालामंडर शांत हो जाता है और सब लोग सेफली केव से बाहर आ जाते हैं। क्रिस प्रिंसिपल से माफी मांगता है कि वो बिना परमिशन के डंजन में घुस गया। हेडमास्टर कहता है कि अब जब तुम्हें सबक मिल ही गया है तो इस बार छोड़ देता हूँ। इसी बीच कार्लोट को होश आता है। जैसे ही वो आंखें खोलती है, नटालिया को अपने पास खड़ा पाती है। कार्लोट उससे माफी मांगती है कि उसके भाग जाने की वजह से सबको परेशानी हुई, लेकिन नटालिया हंसकर कहती कि छोड़ो ना, इतना भी सीरियस नहीं था। नटालिया कंफर्म करना चाहता है कि क्या कार्लोट वाकई उसकी
बहन है। वो पूछती है बचपन में हम किस पिक्चर से स्टडी करते थे। कार्लोट तुरंत कहती है कि वो वही जिसमें जू की कहानियां थी, पर वो बुक खो गई थी। तभी नटालिया अपने बैग से वो असली बुक निकाल कर दिखाती है जो कि उसने सालों से संभाल कर रखी थी। कार्लोट इमोशनल हो जाती है। नटालिया कहती है मेरे लिए एक बार फिर से पढ़ो जैसे पहले पढ़ती थी। ये कहकर दोनों बहनें एक दूसरे से लग कर रो पड़ती है। सारी तकलीफें, सारी दुनिया एक हग में खत्म हो जाती है। शाम के वक्त जब सब वापस जा रहे होते हैं, नटालिया एलन का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसमें नहीं मिलता। तब तक नटालिया मैजिक से गुस्से में उस पर अटैक कर देती है। वो चिल्लाकर कहती इसलिए मेरा मैजिक कभी काम नहीं कर रहा था, तुम ही उसके आसपास घूम रहे थे किसी नीच इरादे से। और बिना एलन को कुछ समझाने का मौका दिए उस पर एक पावरफुल स्पेल छोड़ देती है। पूरा यूनिवर्सिटी देख रहा होता है कि उनका महान डीमन लॉर्ड एक छोटी सी बच्ची से जान बचाकर भाग रहा होता है। और ऐसे ही शोर शराबे के बीच में वो दिन खत्म हो जाता है बिना किसी डैमेज के। कुछ दिन के बाद एलन और कार्लोट अपने मेंशन में शांति से रिलैक्स कर रहे होते हैं। तभी अचानक मीका विंडो से सीधा कूद जाती है जैसे ये उसका रोज का खतरा हो। उसके हाथ में एक पार्सल होता है जिसमें कोई नाम लिखा होता है। एलन जैसे हंसते हुए भागते हैं कि ये सब एक सरप्राइज प्लान था। नटालिया तुरंत पूछती कि वो डीमन लॉर्ड कहाँ है। सब लोग जमीन की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं वही तेरे पैर के नीचे दब गया है। एलन वहाँ से हारा हुआ उठता है करती हूँ और दोनों के बीच फिर से वो गिर जाता है। डोरोथी अंदर आती है, एलन से हेल्प मांगती है और फिर उसे एक रोमांस नोवेल थैंक यू गिफ्ट के रूप में देती है। डोरोथी कैजुअली पूछती है वैसे कार्लोट और तुम्हारे बीच का क्या प्रोसेस हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि उसका एडिटर ऑलरेडी स्टोरी के सीक्वल का वेट कर रहा है। ये सुनकर पूरे रूम में सब लोग चिल्लाने लगते हैं। सब चाहते हैं कि ये दोनों अब फाइनली अपनी फीलिंग कन्फेस करें। महल पूरी तरीके से एक लव ड्रामा में बदल जाता है। रात होती है, सब मिलकर एक फैमिली जैसे डिनर करते हैं। खाना खत्म होने के बाद सब अपने रूम में चले जाते हैं। कार्लोट को नींद नहीं आ रही होती है। वो हॉलवे में आती है और देखती कि एलन अभी भी जाग रहा है। एलन मुस्कुराकर कहता है क्या तुम नोटी चीजों के लिए रेडी हो। कार्लोट हल्की सी क्यूरियोसिटी के साथ हाँ में सर हिलाती है। एलन उसे गार्डन में ले जाता है जहाँ पर वो दोनों गर्म चॉकलेट पकड़ लेती है। दोनों हल्का सा ब्लश करते हुए आसमान की तरफ देखते हैं। कार्लोट धीरे से कहती है थैंक्स एलन, तुम्हारे होने से हर सुबह का इंतजार रहता है। मैं खुश हूँ कि मैं तुमसे मिली। ये कहते ही उसी वक्त उसकी सावल नीचे गिर जाती है। एलन आगे बढ़कर उसके कंधों पर सावल डालने लगता है, लेकिन उसके चेहरे इतने करीब आ जाते हैं कि किस होने वाला होता है। लेकिन उससे पहले एलन एकदम से उठता है और चिल्लाता है सब बाहर आ जाओ। कार्लोट का चेहरा लाल हो जाता है जब उसे समझ में आता है कि पूरी गैंग छुप कर उन्हें देख रही है। सब उदासी से बाहर निकलते हैं क्योंकि वो किस मिस कर गए। नटालिया फिर गुस्से में एलन पर चिल्लाकर कहती है तुमने मेरी बहन को हाथ लगाया, जरूर कुछ चल रहा है। और दोनों के बीच एक और जंग के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार का दिन कुछ अलग ही था क्योंकि इस बार कार्लोट के दिल से दर्द निकल चुका था। उसने पहली बार अपनी जिंदगी को खुलकर महसूस किया। उसे मिल गए थे असली दोस्त, एक प्यार करने वाली बहन और एक ऐसा इंसान जो कि हमेशा उसके साथ था। और वो रात किसी हंगामे या लड़ाई के साथ नहीं बल्कि एक शांति और खुशी के साथ खत्म हो गई। सितारों के नीचे एक नई जिंदगी। ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।